ओके सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से मुझे एक बार बताओ प्लीज। हो गया सर, ठीक है। अच्छा, हम लोग कुछ बेसिक अपडेशन ले रहे हैं, है ना। तो इनकम टैक्स में जो बेसिक अपडेशन चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट दिन यस्टरडे वाला जो क्लास था उस पे उसमें हम लोगों ने ये बात किया सर, पर्सन्स के बारे में एक कंप्लीट आइडिया ले लिया कि ये जो 7-8 तरह का पर्सन्स है बेसिकली, ये पर्सन्स का मतलब क्या है और इनका टैक्स रेट क्या चलता है और इनका जरूरत के हिसाब से कुछ डेफिनेशंस, ठीक है। और टैक्स स्लैब आल्सो, है ना, टैक्स स्लैब आल्सो। नाउ पॉइंट इज दैट सर, आज का डिस्कशन भी बेसिक्स में ही है। आज मैं आपको एक्चुअली ये बताऊंगा कि कुछ कैलकुलेशन सिखाऊंगा मैंने प्रैक्टिस के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा और भी पॉइंट्स है जो जानना चाहिए सर, बेसिक पैरामीटर्स कैलकुलेशंस के लिए, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँ। तो मैं समझाता जाऊंगा, आप लोग फटाफट नोट करते जाइएगा, ठीक है। मैं समझाता जाऊंगा, आप लोग फटाफट नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं भी लिखाऊंगा और आप भी लिखोगे तो इसमें काफी टाइम लगता है, इतना सारा चीज। तो मैं बस आप लोगों को समझाने पे फोकस करता हूँ, स्क्रीन को मैं शेयर करके रखूंगा। आप लोग ना फटाफट अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, क्योंकि इसमें क्या है ना, क्योंकि वास्ट टॉपिक है, वास्ट सिलेबस है, तो मैं थोड़ा सा भी स्पीड अप करना चाहता हूँ, नहीं तो ना बाद में फिर मुश्किल हो जाएगा सारा कवर अप करने में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों का भी हेल्प चाहिए, मुझे भी थोड़ा सा गियर को शिफ्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सर, बस इतना मेहनत करो, बहुत होगा सर। ओके, तो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है सर, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है ना, ठीक है मैं कर देता हूँ। देखो, तो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में ही बात करूंगा, इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट में ही मैं बात करूंगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर फिलहाल जैसे कि मैं आपको पर्सन्स के बारे में लास्ट कुछ दिनों से बात करे जा रहा था, है ना। पर्सन्स कौन है, अच्छा स्क्रीन शेयर है सबको, प्लीज मुझे कंफर्म करो ना। यस ओके सर, सर। थैंक यू सर। तो मैं पर्सन्स के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब धीरे धीरे मैं आपको एसएससी असेसमेंट, ठीक है, और बाकी जो भी चर्चा है, रेट चार्ट, ठीक है। जैसे मैं सरचार्ज वगैरह के बारे में उतना डिटेल्स में अभी तक चर्चा नहीं किया, तो सरचार्ज का क्या करंट रूल्स चल रहा है, क्या अपडेशंस है, वो भी आपको पता लग जाएगा। तो जस्ट वेट, मैं भी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है सर। अच्छा, एक छोटा सा हेडिंग करो सर, कॉपी में लिखा देते हैं सर। कॉपी में जहां पर हम लोग पर्सन्स लास्ट कंप्लीट किए थे उसके बाद से, ठीक है। पर्सन्स जहां पर कंप्लीट किए थे उसके बाद हेडिंग ये करना है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम फॉर, अभी आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे उस टाइम पे असेसमेंट ईयर क्या चलने वाला है, 24-25। इसका मतलब है सर, ये फाइनेंशियल ईयर से ही ये इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट आया है। ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है, नॉर्मली इनकम टैक्स का जो नियम है सर, उसमें हम लोग जिस साल इनकम करते हैं उसके अगले साल टैक्स पे करते हैं, है ना सर। जैसे मानो अगर आप 23-24 में अगर कोई इनकम करेगा, 23-24 में अगर कोई इनकम करेगा तो 24-25 में उसका टैक्स पे करेगा, ये जनरल रूल है, ठीक है।
जो स्वाभाविक रूल होते हैं वही होते हैं कि 23 माने प्रीवियस ईयर में इनकम करो और असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करो। प्रीवियस ईयर में इनकम करो एंड असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करो, ये बेसिक रूल होता है। लेकिन सर इसका ऑपोजिट मतलब इसका एक उल्टा रूल भी होते हैं जिसे एडवांस टैक्स कहते हैं। मैं बताऊंगा कुछ दिन बाद, एडवांस टैक्स भी कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इवन मैं इस बार सोचा कि हेड्स ऑफ इनकम बताने से पहले एडवांस टैक्स टीडीएस वगैरह को पहले करूंगा, उसके बाद हेड्स पे जाऊंगा। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि असेसमेंट ईयर जो होते हैं, जैसे ये जो असेसमेंट वर्ड है ना, ये असेसमेंट वर्ड का मतलब होता है इंग्लिश में कैलकुलेशन। ठीक है। असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो इनकम टैक्स में कैलकुलेशन वर्ड यूज नहीं करते कि कैलकुलेशन ईयर, ऐसा नहीं बोलता है, बोलता है कि असेसमेंट ईयर। ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं ए डॉट वाई डॉट। ठीक है। तो असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर बेसिकली जिस साल कैलकुलेशंस करते हैं उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। और जिस साल का करते हैं, जिस साल का करते हैं मैंने प्रीवियस ईयर का करते हैं। प्रीवियस ईयर जैसे मानो 23-24 अभी जो चल रहा है, इस साल हम लोग जो कमाएंगे इसका टैक्स हम लोग 24-25 में पे करेंगे। इस साल हम लोग जो कमाएंगे उसका टैक्स 24-25 में पे करेंगे। बट हाँ, देयर इज अ सर्टेन कंडीशन जहां पर एडवांस टैक्स भी होते हैं, जैसे कंपनी वगैरह के लिए, इंडिविजुअल्स का अगर इनकम हाई फाई होता है तो उनके लिए क्या करते हैं, असेसमेंट ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे करते हैं। जब प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही दिया जाता है उसे एडवांस टैक्स कहते हैं, और जब प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर को दिया जाता है उसे नॉर्मल टैक्स पेमेंट होती है। ठीक है, याद रहेगा। सर सबको समझ में आ रहा है ना बात? हाँ, सभी बुझते पाচ্ছে? तो 24-25 इज द करंट असेसमेंट ईयर। ठीक है। 24-25 इज द करंट असेसमेंट ईयर। और इसका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? रेलिवेंट टू प्रीवियस ईयर 23-24। तो अब क्वेश्चन ये सर कि सर ये असेसमेंट ए वाई, ये जो मैं बार बार आपको लिखा रहा हूँ एकदम बेसिक बात है, तो ये सब बेसिक बात लिख रहा हूँ। असेसमेंट ईयर ए वाई माने असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर अभी 24-25 है, और पी वाई दैट इज प्रीवियस ईयर, मैंने आप लोग जिस टाइम पे एग्जाम में बैठोगे जून में या मई में, ठीक है, जैसे सीए का एग्जाम मई में होता है, सीए में, और सीएस का एग्जाम जून में होते हैं। तो जो जिस जब भी एग्जाम में बैठे, जो सीए सीएस का भी एग्जाम, दोनों का भी तैयारी काफी लोग करते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे जिसका भी एग्जाम हो उस हिसाब से वो दे देगा, लेकिन उस टाइम पे आपका प्रीवियस ईयर रहेगा 23-20। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। हाँ, क्वेश्चन इज दैट सर, ये तो हो गया एज पर दी एज पर दी रूल्स असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका कोई डेफिनेशंस भी होता है क्या? हाँ सर, एक डेफिनेशंस होता है, वही मैं थोड़ा सा लिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मानो प्रीवियस ईयर, तो इसमें प्लीज इतना लिखिए कि प्रीवियस ईयर इज द ईयर, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम वेयर इनकम एक्रू इन विच इनकम एक्रू इन विच इनकम एक्रू। ठीक है। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम एक्रू। ठीक है। अब फिर लिखिए प्रीवियस ईयर starts as on first day, as on first day on April, यानी फर्स्ट डे ऑन अप्रैल मैंने 1-4। ठीक है। अब करंट केस में 2023। ठीक है, करंट केस में 2023 एंड एंड्स ऑन, ये ईयर टू ईयर चेंज हो जाता है। ठीक है। एंड्स ऑन 31 मार्च। ठीक है। एंड्स ऑन 31 मार्च, ऐसे लिखो, 31 मार्च बोल के पहले लिखो, फिर ब्रैकेट में करेंट डेट दे देना, एंड्स ऑन 31 मार्च।
एंड्स ऑन 31st मार्च। अब ब्रैकेट में लिख दो 31st मार्च 23, इस तरह से लिख दो, ठीक है। 31st मार्च 23, सॉरी 31st मार्च 24 जो करेंटली चल रहा है। अब ये एवरी ईयर ऐसे चेंज होता रहता है। मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर में कमा लो, असेसमेंट ईयर में गवा लो, ठीक है। गवाना मैंने खत्म हो जाना, मैंने जो जितना तुमने कमाया गवर्नमेंट को उसके हिसाब से रीपे कर दो, ठीक है, गवाना। तो पॉइंट इतना सा है। अब इसको इसमें पेज था देखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अच्छा, नेक्स्ट इज दैट इन द केस ऑफ न्यू बिजनेस, इसका प्रॉब्लम दैट्स बिकॉज़ ऑनलाइन करें। क्या बात है दर्श, क्लास नहीं आया? नींद, दर्श, कोई भी क्लास नहीं आया, क्या बात है? ऐसा नींद ही नहीं खुली। अरे बाप रे, क्यों? मैच खेलने गया था? हाँ सर। मैच खेलने गया था? नहीं सर, मेरे को लगा मैसेज नहीं लिखे ना, तो बस मम्मी देखती है मैसेज, तो मम्मी ने उठाया नहीं मेरे को। अरे कल तो क्लास यहाँ से जाने के टाइम पे बोल दिया था हाँ क्लास है। हाँ, बोला था बट मैं मम्मी को बोलना ही भूल गया। ठीक है चल क्लास कर। इन केस ऑफ न्यू बिजनेस previous year, in case of new business previous year start, यहाँ से लिख, इससे पहले मैंने एक पेज लिखा है सर, ठीक है। वो पेज में बाद में क्लास शेयर कर दूंगा, तो थोड़ा एक बार देख लेना। ठीक है इन सर। इन रात इन केस का ऑफ, भेजना। हाँ बोल। हाँ कल रात का भी बाकी है देना, अपलोड नहीं हो पाया अभी तक। ठीक है। एक्चुअली मेरा एक कंप्यूटर अभी भी सर्विस सेंटर में पड़ा हुआ है, वो बस लाऊंगा तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा, नहीं तो ना एक ही कंप्यूटर में सारा चीज हो नहीं रहा है। इन केस ऑफ न्यू बिजनेस प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम दी date of commencement, from the date of commencement, यानी बिजनेस जब स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर बिजनेस नया है तो बिजनेस जिस दिन स्टार्ट होता है, इन केस ऑफ न्यू बिजनेस द प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ द डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, but ends on but ends on 31st March, but ends on 31st March. फॉर एग्जाम्पल, इसको काफी सारे एग्जाम्पल के थ्रू से भी इसे समझा जा सकता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर को। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में नॉर्मली क्या है, नॉर्मली प्रीवियस ईयर में स्टार्ट होता है, प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च। और जब बात आ जाता है सर कि बिजनेस अभी मानो स्टार्ट अभी हो रहा है, न्यू बिजनेस है एकदम, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो बिजनेस अगर अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो ऐसे सिचुएशंस में मानो कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ जनवरी, ठीक है। अब जनवरी में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो इसका ईयर एंड कब हो जाएगा? ईयर एंड तो अभी हो जाएगा, कुछ दिन बाद ही हो जाएगा ना, 31 मार्च को हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कहने का कोशिश कर रहा है कि अगर बिजनेस नया है तो इन दैट केस उसका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कैलकुलेशंस कैसे होगा, ठीक है। तो इसी का मैं तो कुछ एग्जांपल मैं आपको लिखाता हूँ सर, एक सेकेंड। अच्छा लिख लो पहले, फिर बाद में और भी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। हाँ ये रहा, ठीक है। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, जैसे प्रीवियस ईयर 23-24 है, असेसमेंट ईयर 24-25। इसमें प्रीवियस ईयर के बारे में मैं आपको भी लिखा रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्या बता रहा है? द टर्म हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 3, लिख सकते हो सर, ये प्रीवियस ईयर में सेक्शन दे दो, सेक्शन 3। प्रीवियस ईयर के बारे में इनकम टैक्स में सेक्शन 3 में बोला गया है, ये वर्ड लिख लो सर, ठीक है। ये सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year, as mentioned earlier, the income earned during the previous year is taxable in the assessment year. आप प्रीवियस ईयर में जो कमाओगे उसी को आप असेसमेंट ईयर में खर्चा कर, गवर्नमेंट के घर में टैक्स पे करोगे। Business and profession newly set up during the financial year, in case
The previous year shall be period of beginning on the date of setting up of the business of profession and ending with 31st March of the said financial year. If a source of income comes into existence in the said financial year, then the previous year commence from the date on which the source of income newly comes into existence and will end with 31st March of the financial year. अब इसको एक एग्जांपल यहाँ पर भी दिया है, मैं आपको कॉपी में भी लिखा देता हूँ. जैसे मानो एग्जांपल को जस्ट समझो अभी, फिर मैं कॉपी में दिखाता हूँ. जैसे ए इज रनिंग अ बिजनेस फ्रॉम 1993 ऑनवर्ड्स. ठीक है, माने कोई बंदा है जिसका बिजनेस 1993 से चले आ रहा है, तो इसका डिटर्मिनेशन करना है प्रीवियस ईयर क्या होगा और असेसमेंट ईयर क्या होगा. तो अगर किसी का बिजनेस 1993 से है, माने ये तो एक ऑनगोइंग बिजनेस है, पुराना बिजनेस है ना. तो अगर पुराना बिजनेस है तो फिर सिंपल बात है कि 1/4/2023 जो ऑलरेडी चालू हो चुका है 1 अप्रैल 2023 और जो कि 31 मार्च 2024 जो आने वाले हैं उसमें खत्म हो जाएगा. तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट जो अपना प्रोफेशन सेटअप कर रहा है 1 जुलाई, ठीक है, मानो कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सेट्स अप हिज प्रोफेशन ऑन 1 जुलाई 2023, ठीक है, डिटरमाइनिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ द असेसमेंट ईयर जो 24-25. तो उसका क्या हो जाएगा, अगर कोई 1 जुलाई 2023 को अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या प्रोफेशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, चाहे वो चार्टर्ड हो, चाहे वो कॉस्ट हो, ठीक है, चाहे वो सीएस हो, जो भी है सर, जस्ट एग्जांपल के लिए समझोगे, ठीक है. तो कॉस्ट अकाउंटेंट हो या सीएस हो, तो 1 जुलाई 2023 को अगर उसका स्टार्ट कर रहा है बिजनेस या प्रोफेशंस, तो फिर उसका ये खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च 2024. तो उसका स्टार्टिंग ईयर हो जाएगा उस पर्टिकुलर डेट जिस डेट से बिजनेस स्टार्ट हुआ है. ये न्यू बिजनेस के लिए लागू होता है. तो आप लोग भी एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लो. एग्जाम्पल तो आप पढ़ ही लिए, एक एग्जाम्पल आप लोग भी यहाँ पर लिख लो. नॉर्मल पुराना बिजनेस होगा तो साइकिल चलता रहेगा, लेकिन अगर एकदम न्यूली बिजनेस है, एकदम अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो से फॉर एग्जांपल a business, if a business commence माने स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. इफ ए बिजनेस कमेंस एज ऑन, मानो ये जनवरी है ना, आज 10 तारीख है, तो 10 जनवरी 2024, ठीक है, 2024. देन इन दिस केस प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट हुआ, बोलो सर, प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब, सर यही डेट से स्टार्ट हुआ 10 जनवरी 2024. जैसे अभी मैं आपको जो एग्जांपल पढ़ा रहा था, इसमें 1 जुलाई ने स्टार्ट किया था, तो 1 जुलाई इसका स्टार्टिंग डेट. तो हम लोग अभी 10 जनवरी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10 जनवरी हमारा स्टार्टिंग डेट है. तो बिजनेस स्टार्ट होगा, यानी प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा 10 जनवरी 2024 को और प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2024 को, उसी साल में खत्म. और इस साल का जितना इनकम है उसका रिटर्न फाइल कर. इस साल में जितना इनकम होगा, 3 महीना है तो 3 महीने में जितना करेगा, या 2.5 महीना बाकी है उसमें जितना करेगा उस हिसाब से न्यू बिजनेस के लिए. बाकी बाकी का तो सर्कुलेट हो रहा है ना, जो लोग पुराने वाले हैं उनका तो हो रहा है, मैं आपको अभी पढ़ाया. ये सबको समझ में आया बात, हेलो, बोलो सर, जो लोग ऑनलाइन में हो उनको पूछ रहा हूँ. हाँ सर. असेसमेंट ईयर क्या है सर, असेसमेंट ईयर इज द ईयर, assessment year is the year in which income is assessed. Income is assessed. Assessment year starts as on first April, ठीक है, as on 1 April of any year, ठीक है, किसी भी साल का 1 अप्रैल, 1 अप्रैल ना, 1 ST एक्चुअली ये कट गया था, 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर
and ends on 31st March. And ends on 31st March. Ends on 31st March. सर तो फिर बेसिकली फर्क तो नहीं हुआ, लेकिन सर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में नॉर्मली तो कोई फर्क नहीं है डेट वाइज, बट दोनों का सिस्टम जैसे अभी 23-24 अगर प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर 24-25, तो इसमें एक पॉइंट ऐड करो सर, डेट तो वही है लेकिन इसमें एक चीज ऐड करो तो समझ में आएगा कि आप मेन फर्क क्या हो गया। एज पर द रूल, एज पर द रूल इनकम टैक्स, सॉरी एज पर द रूल नहीं, एज पर द इनकम टैक्स, एज पर द इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, income of the previous year is taxable in the assessment year, in the assessment year. ठीक है, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट। तो यहाँ पर भी देखो, कोई भी किताब के अंदर भी अगर देखोगे, द टर्म हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, सेक्शन भी लिख लो सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 बोल के सेक्शन लिख लो, मैं बीच बीच में थोड़ा भूल जाता हूँ, आप लोग लिख लेना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, और प्रीवियस ईयर कहाँ बोला है, सेक्शन 3 में, सेक्शन 3। बस इतना थोड़ा थोड़ा बात याद रखना सर, सेक्शन मेंशन करके एग्जाम में आंसर कर पाते हो ना तो मार्क्स मिलता है। बार बार बोलता हूँ सर, मार्क्स मिलता है क्योंकि देखो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, आपको बेस्ट में बेस्ट होना है, ये चीज आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना सर। तो आप लोग सोचते हो सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटिटिव होता है, तो CSE एग्जाम भी कॉम्पिटिटिव ही है ना, ये थोड़ा डेप्थ वाला पढ़ाई है, वो भी डेप्थ में है, वहां पर भीड़ बहुत होता है, यहाँ पर भीड़ इतना नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो मैं ये नहीं कहता कि वहाँ वैल्यू नहीं है, पर यहाँ पर वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आप लोगों को बेस्ट में से बेस्ट होना है, तो बेस्ट में से बेस्ट होना है तो आप लोग जितना बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हो उतना ही पास का चांसेस अच्छा होता है सर, इसलिए कोशिश करना जितना डिटेल्स में हो सके जानने का। अच्छा, तो असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन से क्या बोलता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, दिस मींस a period of 12 months commencing on 1st April every year, the year in which income is earned is the previous year and such income is taxable in the immediately following year, which is the assessment year. Income earned in the previous year 23-24 is taxable in the assessment year 24-25. Assessment year always starts on 1st April and is always period of 12 months. ये हमेशा 1st April को स्टार्ट होता है और हमेशा 12 महीने का ही पीरियड होता है, जैसे प्रीवियस ईयर छोटा मोटा हो सकता है पर असेसमेंट ईयर 12 महीने का ही होता है। याद रहेगा सर सबको, बोलो सबाई বুঝতে পারলো असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर बेसिक डिफरेंसेस। यस सर। Yes, sir. ठीक है सर। अच्छा सर, अब क्या होगा सर, ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटा सा समरी लिखाना है, मैं नॉर्मली ये लिखा के रखता हूँ आपको, आप लोग भी लिख लो, ठीक है, एक हेडिंग कर लो सर, बेसिक नोट्स में रहने से अच्छा होता है। जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में एक एक्चुअली चीज लिखाया था, स्टेटमेंट बोल के, कहाँ किया भाई, हाँ, ये जो मैंने लिखा था ना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन, फिर बीच में मैंने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिखाना चालू हो गया, इसी स्टेटमेंट को वापस हेडिंग कर दो, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ नेट इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। वो मैंने पहले ही लिखा दिया था, बाद में लिखाने से भी अच्छा रहता, बस लिख दो स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम फॉर असेसमेंट ईयर
असेसमेंट ईयर क्या है सर? 24, 25, प्रीवियस ईयर 23, 24। जब भी क्वेश्चन में ना कई बार क्या करते हैं, आपको असेसमेंट ईयर बोल देता है, आपको असेसमेंट ईयर बोल देते हैं, प्रीवियस ईयर नहीं बोलता। तो इसका मतलब आपको ये बाय डिफॉल्ट मान लेना पड़ेगा कि अगर असेसमेंट ईयर 24, 25 दिया है तो ऑटोमेटिकली प्रीवियस ईयर 23, 24 ही होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं बोला कि प्रीवियस ईयर, ज्यादातर केस में प्रीवियस ईयर देके ही सवाल करते हैं, बट कभी कभी देखोगे कि क्वेश्चन में आपको असेसमेंट ईयर दिया है, तो घबराना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि अगर असेसमेंट ईयर 24, 25 बोला है तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट है कि प्रीवियस ईयर 23, 24 ही होगा। क्वेश्चन लिखने के टाइम पे या आंसर को मेंशन करने के टाइम पे अब असेसमेंट ईयर 24, 25 मेंशन करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रीवियस ईयर 23, 24 भी मेंशन कर देना, भले ही क्वेश्चन ना भी बोले तो भी चले, बिकॉज ये एक ऑटोमेटिक चॉइस, ठीक है, एक ऑटोमेटिक चॉइस। अब ये स्टेटमेंट नॉर्मली मैं एक छोटा सा सिंपल सा स्टेटमेंट देना चाहता हूं आपको यहाँ पर कि ये जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में मेनली 5 हेड्स माना जाता है ना सर? 5 हेड मिलके, पांचों हेड मिलके इनकम टैक्स बनता है, पांचों हेड मिलके इनकम टैक्स बनता है। लेकिन इनकम टैक्स का जो कैलकुलेट करने का जो तरीका है ना सर, उसमें 5 हेड्स आता है, फिर क्लबिंग्स वगैरह आता है। तो उसी का एक समरी बेसिक्स में मैं लिखा दे रहा हूँ आपको कि ओवरऑल इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या करना पड़ता है, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए बेसिक लेवल में। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेगा उनको बहुत ज्यादा सुविधा होता है। इसमें ये भी समझ में आता है कि किस तरीके से आपको पढ़ाई भी करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मानो कि एक इंसान का कितना तरह का इनकम हो सकता है, जैसे मानो इनकम अंडर द हेड सैलरी। अंडर द हेड को मैंने नॉर्मली U/H करके लिखता हूँ, आप लोग भी लिख सकते हो, एग्जाम में भी ऐसा अलाउड है, ठीक है। इनकम अंडर द हेड सैलरी, ये जो है ना, ये सेक्शन सेक्शन जो है 15 से लेके 17 के अंदर बोला गया इनकम टैक्स में। सेक्शन 15 से लेके 17, बीच बीच में कुछ सेक्शन का और भी कुछ तरीका है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो सैलरी जो है वो सेक्शन 15 से लेके 17 के अंदर डिस्कस किया गया है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर 15, 16, 17 मैंने 3 सेक्शन में सैलरी खत्म हो जाता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ठीक है। 3 सेक्शन में सैलरी खत्म नहीं होता, बट ओवरऑल जो सैलरी का जो रूट है वो 15 से 17 है, ठीक है। फिर इसके बीच में बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना पड़ता है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है इनकम टैक्स को जानने के लिए। और सबसे बड़ी चीज, एक इंसान का ये सबसे बड़ा क्या है कि ये सोर्स है इनकम करने का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं, तो उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम आइडेंटिफाई करना भी चाहिए होता है। तो एक है सैलरी सोर्स, दूसरा मानो आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, तो आप हाउस प्रॉपर्टी से भी एक इनकम कर सकते हो। नॉर्मली लोग हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम करते हैं, ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी है तो रेंट पे दे दिया और रेंट से कमाना चालू कर देते हैं। इसका जो सेक्शन नॉर्मली है वो है 22 से लेके 27, 22 से लेके 27 इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। ये नॉर्मली हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है। जब मैं चैप्टर के अंदर जाऊंगा और भी सेक्शंस को डिस्कवर करूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर और एक चीज लिख लो, इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशंस, बिजनेस एंड प्रोफेशंस। सर इसका सेक्शन नॉर्मली 28 से लेके 44 AE तक फैला हुआ है, 28 से लेके 44 AE तक फैला हुआ है, ठीक है। सेक्शन वगैरह सुन के ना लोड मत ले लेना, ठीक है। मैंने कई लोग ना थोड़ा प्रेशर लेते, बाप रे क्या सेक्शन है, क्या पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन इज जस्ट लाइक, जैसे हम लोग किताब में पेज नंबर होता है ना, तो वो पेज नंबर की तरह है। एक चीज आपको बताओ, सुनने में थोड़ा ऑड लगेगा, बट क्या है ना, ऑड बात कई बार समझ में भी आता है। आप लोग कभी, ऐसे हमारे देश में आजकल कल्चर कम हो गया है, लोग अपना धर्म ग्रंथ कम ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे मानो हम लोगों में, हिंदुओं में जैसे क्या है, वेद है, पुराण है, महाभारत रामायण है। जैसे मानो मुस्लिम लोगों में कुरान है, ठीक है। जैसे मानो सिख लोगों में गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है। तो ये सब पढ़ने का अगर आपको आदत होता है ना, आदत होना चाहिए। कोई कोई बोलेगा सर क्यों जबरदस्ती पढ़ना है? अरे जबरदस्ती नहीं है इसमें, तो पहला बात कि आपको एक टीचिंग्स मिलता है, जीने का एक माने एक तरीका मिलता है। ये सब वे ऑफ लाइफ है और कुछ नहीं, मतलब आप एक अच्छा जिंदगी जियो यही सिखाते हैं। कोई भी धर्म ग्रंथ किसी को मारने पीटने का बात नहीं करता एक्चुअली, ठीक है। ये इंसान अपना रूल खुद बना लिया, मारो पीटो, ठीक है। तो मैंने
धर्म ग्रंथ को कभी पढ़ा ही नहीं, ज्यादातर लोग पढ़ा ही नहीं क्या लिखा है, कभी पढ़ के तो देखे फिर पता लगेगा। अब आप बोलोगे सर अचानक से धर्म ग्रंथ वाला बात कहीं से आ गया, सर कहीं से आया नहीं है, मैं जबरदस्ती खींच के लाया। क्यों खींचा? क्योंकि धर्म ग्रंथ पढ़ने से ना आप देखोगे स्कॉलर्स लोग जो होते हैं ना, स्कॉलर्स माने जो लोग स्पिरिचुअल धर्म ग्रंथ का नॉलेज रखते हैं, ये ना हमेशा जब भी कोई बात करता है उस पर्टिकुलर पेज नंबर को और फ्रेज नंबर को कोट करता है कि इस अध्याय में, इस चैप्टर में, इस वर्ड्स में लिखा हुआ है। और इवन कंट्रोवर्सी भी अगर कभी होता है तो उसी पार्ट को लेके करते हैं। अब आपको मैं वही चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लोग स्कॉलर्स होते हैं स्पिरिचुअल किताबों को लेके बात करते हैं, उस मतलब को समझने का कोशिश करते हैं, तो इतना डिटेल्स में क्यों जानना पड़ता है? क्योंकि एक तो किताबें बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें बहुत सारा ज्ञान होता है। अब इतना सारा ज्ञान जब हम किसी को समझाने का कोशिश करते हैं या पॉइंट को प्रूव करने का कोशिश करते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर, किस संदर्भ में, संदर्भ माने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। और फिर उस कॉन्टेक्स्ट को अगर समझ पाए तो बेसिकली हमें उस स्पिरिचुअलिटीज का या उस पर्टिकुलर मैटर का ज्ञान मिलता है। सिमिलर तरीका है टैक्स पढ़ने का, लॉ पढ़ने का। ये जो सेक्शन सबसेक्शन का मेला लगा हुआ है ना, ये एग्जैक्टली वही तरीका है कि आप अगर टैक्स को पढ़ रहे हो, सैलरी चैप्टर को पढ़ रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हो, बिजनेस प्रोफेशंस को पढ़ रहे हो, अदर सोर्स को पढ़ रहे हो, तो आपको भी ना वही ढंग अपनाना चाहिए। ये जो टैक्स का किताब है ना, इसको पढ़ने का एक तरीका है, एक सलीका है। क्या सलीका है? कि आपको पता होना चाहिए कि भाई किस सेक्शन में, किस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने ये रूल लागू किया। कभी बोलता है कि डिफॉल्ट रूल लागू करेंगे, कभी बोलता है कि नॉर्मल टैक्स लैब करेंगे, कभी बोलते हैं 115 बीएससी, कभी बोलते हैं 115 बीएई, कभी बोलते हैं 115 बीबीबी। अरे भाई इतना, आप अगर नॉर्मल में सोचोगे तो बहुत लोड है। माने आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इतना सारा चीज इंसान कैसे याद करेगा। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्चुअल, जैसे लोग धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, वो कॉन्टेक्चुअल पढ़ते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस में पढ़ते हैं और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए, समझाने के लिए पढ़ते हैं। सिमिलरली जब हम लोग टैक्स को भी पढ़ेंगे तो इसी तरह का कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सर किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है वो बताओ, कहाँ से कितना क्वेश्चन करेगा, कैसा क्वेश्चन करेगा वो बताओ। अगर आप ऐसा मतलब इधर उधर होके पढ़ोगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करके पढ़ना है, तो जाके आप देखना कि आपको सेक्शन भी याद रहता है, आपको इसका पर्पस भी याद रहता है, और गवर्नमेंट को इस सेक्शन बताने के कारण भी समझ में आता है। ठीक है। अब इंडिया में तो सर ऐसी थोड़ा कंट्रोवर्सी है, कोई बोलेगा हम तुम्हारा किताब क्यों पढ़े, वो बोलेगा मैं तुम्हारा किताब क्यों पढ़ूं। इसलिए हम तुम के बीच में हम लोग फंस गए। चलो क्या बताएं। लेकिन सर ये आदत होता ना, आज बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए ना इतना झमेला ना होता, बच्चे लोग आजकल पढ़ना नहीं चाहता है क्योंकि उनको पढ़ने में मुश्किल है। पढ़ेगा नहीं तो बंदा समझेगा कैसे? और पढ़ने का आदत बचपन से ही हो जाना चाहिए। ये अचानक से सीए करने के टाइम पे या सीएमए करने के टाइम पे अचानक इनकलकेट नहीं किया जा सकता। फिर बंदा बोलता है कोड स्टफ है, कोड स्टफ कहाँ है? आदत खराब है, आदत खराब है। आदत बनाओ तो फिर बन जाएगा बात। देखो, तो इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन 28 से लेके 44 AE। ठीक है, चलो बताएंगे सर, सब बताएंगे आगे आगे, एक एक सेक्शन में बात करेंगे। आप लोग तब और पागल हो जाओ, सर पागल होने के लिए पढ़ने नहीं आए। अरे सर पागल होने के लिए ही काम करना पड़ता है, बोलते हैं ना पागल हो जाओ, दीवाना हो जाओ, हाँ सर ऐसा ही होना पड़ेगा। फिर और क्या आता है सर? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन के बारे में सेक्शन 45 टू 55 में बात किया गया है, ओवरऑल बातें। बीच बीच में और भी सेक्शन का पार्ट है, ठीक है, वो मैं जब पढ़ाऊंगा चैप्टर को तब बताऊंगा। फिर आ जाता है सर इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, अदर सोर्स। इसके बारे में सेक्शन 56 से लेके 59 तक बोला गया है। ठीक है, 56 से लेके 59 तक बोला गया है। सर ये जो आपको मैंने लिखाया ये 5 हेड्स है, ये 5 हेड्स है। जब भी किसी का इनकम होता है, इसी पांचों हेड में से किसी एक हेड में होगा, या 2 में होगा, या 3 में होगा, या 4 में। पांचों में पांचों हेड से इनकम बहुत कम केस में देखा जाता है।
मैंने ऐसा बहुत कम ही होगा कि एक बंदा जॉब भी करता है बिजनेस भी करता है। बहुत केस में तो जॉब वाले को बिजनेस करने का परमिशन भी नहीं है। हाँ, मैंने अगर गवर्नमेंट जॉब है, कोई स्पेशल काम करते हो तो आपको बिजनेस, आप अपने नाम पे बिजनेस नहीं कर सकते। ऐसे बहुत केस में कि आप जॉब कर रहे हो तो फिर आप बिजनेस कैसे करोगे? तो फिर आप अपना जो जॉब है वो कब करते हो? मानो कि एक स्कूल टीचर है, ठीक है, और स्कूल टीचर अपने नाम पे एक बड़ा बिजनेस कर रहा है, करने में कोई मना तो ऐसे है नहीं, ठीक है, लेकिन सवाल उठता है तुम इतना बड़ा बिजनेस खोल के उसमें टाइम कब देते हो? फिर स्कूल कब जाते हो पढ़ाने के लिए? इसीलिए ज्यादातर केस में लोग क्या करते हैं कि अगर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो अपने नाम पे बिजनेस ओपन नहीं करता, वाइफ के नाम पे कर देता है, संभालता वही है, ठीक है, मिसेस के नाम पे कर देगा, या फिर कोई भाई है बहन है उसके नाम पे कर देगा, नाम पे करके चलाएगा वो। बाद में जब डिस्प्यूट होगा तब अब बीवी के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, आजकल कुछ भी होता है। चलो, ओके, तो ये हो गया 5 हेड। अब ये पांचों हेड में एक एक हेड में मान के चलो कभी कभी 10 क्लास 15 क्लास लग जाता है एक एक हेड के पीछे, ठीक है, तो समझ लो कि कितना पढ़ने के बाद आपको पूरा हेड समझ, ठीक है। अब इस बार मैं कोशिश करूंगा थोड़ा स्पीड में कराने की, लेकिन स्पीड में चक्कर क्या होता है ना, दिमाग के ऊपर से चले जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा दिमाग चलने का कोशिश करता हूँ, जरूरत पड़ने से एक क्लास और बढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसे इनकम टैक्स थोड़ा फास्ट है सर, एक क्लास ऐसे भी लास्ट बार भी 3 क्लास देना पड़ा था, इस बार भी देना पड़ेगा। अच्छा, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, अच्छा ये हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या आता है सर? इसके बाद एक पॉइंट आता है सर, क्लबिंग ऑफ इनकम। ये मैं पहले भी आपको बोला, लेकिन आप यहाँ पर लिख लो, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है? इसका ओवरऑल जो सेक्शन है, इसका जो ओवरऑल सेक्शन है वो 60 से लेके 65 तक का है। क्लबिंग बेसिकली क्या करना पड़ता है, वो कई बार हस्बैंड अपना इनकम को वाइफ को दिखा देते हैं, बच्चे के नाम पे दिखा देते हैं, अपने इनकम को कम दिखाने के लिए। तो गवर्नमेंट बोलता है कि भाई तुम किसी के भी नाम पे दिखाओ, अगर इनकम का पता लग गया कि वो तुम्हारा है, एसेट का पता लग गया कि वो तुम्हारा है, तो भाई हम तुमको नहीं छोड़े, टैक्स तो तुमसे लेके ही छोड़ेंगे। सिंपल बात है। मतलब कई बार पब्लिक क्या करते हैं कि अपना टैक्स को कम कराने के लिए, कम दिखाने के लिए, अपने मिसेस के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे इनकम ट्रांसफर करके, एसेट ट्रांसफर करके इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं। अब इस चक्कर से आपको इनकम डिपार्टमेंट छोड़ेगा नहीं, तो तब वो क्लबिंग वाला प्रोविजन अप्लाई कर देता है। और ये 60 से लेके 65 में उसके बारे में बताया गया। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है सर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड भी बोलते हैं। सेट ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड। जैसे नॉर्मली देखो, सैलरी में तो कोई लॉस नहीं होता, सैलरी में लॉस होता है क्या? इसीलिए तो लोग जॉब के पीछे भागते हैं। कोई लॉस नहीं है, काम करो और सैलरी लेके घर जाओ, सैलरी में लॉस कहाँ से आएगा? लेकिन हो सकता है कि आपका बिजनेस है, लॉस हो सकता है, प्रोफेशन में लॉस हो सकता है आपका, मानो कि हाउस प्रॉपर्टी है, लॉस हो सकता है ना? होता है कि नहीं होता? अदर सोर्स में भी लॉस होता है। जैसे मानो लॉटरी का टिकट काटा था, नहीं लगा तो टिकट का खर्चा तो गया। मानो कि आपने हॉर्स रेस में पैसा लगाया था, नहीं हुआ, गया। इनका शेयर मार्केट में पैसा लगाए थे, डिविडेंड नहीं दिया कंपनी ने, नहीं मिला, लॉस। तो ऐसे आपको अदर सोर्स में लॉस होता है, बट ज्यादातर केस में लॉस माने बिजनेस लॉस, लॉस माने हाउस प्रॉपर्टी लॉस, ये ज्यादातर केस में देखा जाता है, ठीक है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम ये हो गया एक पॉइंट, और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ये हो गया एक दूसरा पॉइंट। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? लॉस एडजस्ट करने का मौका मिलता है। तो लॉस एडजस्ट करने का जो मौका है ये 70 से लेके 80 तक का हिसाब किताब, 70 से लेके 80 का। फिर जो होगा, ठीक है, ये सब जो भी आएगा ना, अच्छा मैं यहाँ पर ना अमाउंट देना भूल गया, ये सब ना बीच बीच में ना ऐसा है कि अमाउंट का एक सिस्टम दिखा कि कुछ ना कुछ तो अर्निंग करते रहोगे भाई, कुछ ना कुछ अमाउंट तो आता जाएगा भाई, तो अमाउंट का भी कुछ दिखा दो। ये ये जो क्रॉस क्रॉस है मैंने बेसिकली अमाउंट है, ठीक है। तो जो भी अमाउंट होगा उसको टोटल करना है, तो टोटल करोगे तो क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। फिर ग्रॉस टोटल इनकम, इसका कोई अलग से सेक्शन जरूरत नहीं है। फिर यहां से आपको माइनस करना पड़ता है डिडक्शन, किस चीज को? डिडक्शन, डिडक्शंस अंडर चैप्टर चैप्टर 6A। थैंक यू सर।
डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जिसमें सेक्शन जो है सेक्शन 80C से 80U, ठीक है, सेक्शन जो है वो 80C से 80U। चलिए क्या है, सो ये टैक्स प्लानिंग के लिए काम आते हैं। ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ और आगे भी क्वेश्चन कराते कराते बोलूंगा कि क्या होता है कि आप मानो LIC का प्रीमियम भर रहे हो, फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो, प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा लगाते हो, फैमिली के किसी डिसेबल पर्सन के लिए खर्चा करते हो, एडुकेशनल लोन लेते हो, घर का लोन लेते हो, गाड़ी का लोन लेते हो, EV का लोन लेते हो, ऐसे बहुत केस में गवर्नमेंट आपको सुविधा देता है। तो वो सुविधा आप एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्ट करके आपका टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो 80C से लेके 80U, ये जिसको 80C से 80U में जिसको ग्रीप हो गया ना सर, 80C से लेके 80U में जिसका ग्रीप हो गया, आप इतना समझ लो कि आपका टैक्स प्लानिंग में ग्रीप हो गया। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ। आप अगेन इनकम टैक्स के साइड में विजिट करना, किताब छोड़ो, किताब तो पढ़ना ही है ठीक है, बट एक रेगुलर एक्टिविटी के लिए बता रहा हूँ। आप इनकम टैक्स के साइड में विजिट करना, फिर सैलरीड एम्प्लॉय में ही क्लिक कर देना, ज्यादातर आपको मिलेगा सैलरी वाले लोग। ठीक है, क्लिक करके आप यहाँ पर टैक्स टैब में चले जाना या डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शन में क्लिक करना। जैसे देखो मैंने डिडक्शन में क्लिक किया, ये देखो, दिखाई दे रहा है सब, नहीं दिख रहा? देखो डिडक्शंस पे जाओगे, देखो 80C के अंदर क्या क्या आता है आपको पूरा लिस्ट है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, माने आप अपनी फैमिली कुछ खर्चा करोगे, अपने पर्सनल लाइफ के लिए कुछ खर्चा करोगे, और जो कि आपके फैमिली के बेनिफिट के लिए है, आपके बेनिफिट के लिए, गवर्नमेंट ऐसे चीज को रेस्पेक्ट करता है। रेस्पेक्ट करता है क्योंकि आप अपना ख्याल रख रहे हो, आप अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हो, जो एक इंसान को रखना चाहिए। ठीक है, तो जब अगर कोई अपने लिए इतना कर रहा है तो फिर गवर्नमेंट बोलते हैं कि भाई ये इसका खर्चा है, क्योंकि उसको अपना इनकम से ही तो प्रीमियम भरना होता है, अपने इनकम से ही प्रोविडेंट फंड में जमा करना होता है, अपने इनकम से ही सर्टेन इक्विटी शेयर में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ट्यूशन फीस देना पड़ता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में खर्चा करना पड़ता है, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल देना पड़ता है, अदर वेरियस आइटम्स में भी खर्चा करना पड़ता है। तो उसमें कंबाइंड आपको 1.5 लाख तक का छूट है। कंबाइंड माने सब कुछ मिला जुला के, एनुअली मैक्सिमम 1.5 लाख तक का छूट ले सकते हो, कुछ कम नहीं है। सिमिलरली आगे आगे चर्चा करूंगा सर, ये सब अभी टॉपिक नहीं है, अभी क्या है ना, जस्ट आइडिया के लिए बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग खुद भी चाहो तो अपना टैक्स दिमाग बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब इंटरव्यू में जाओगे ना, चार्टर्ड फॉर्म में, जैसे मानो बिग 4 में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, PwC में, डेलॉयट में, KPMG में, EY में, इंटरनल ऑडिटर के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी जगह में चार्टर्ड फॉर्म हो, कॉस्ट फॉर्म हो, CS फॉर्म हो, टैक्स प्लानिंग के लिए पूछते हैं। तो अगर आप जवाब दे देते हो ना, बड़ा खुश हो जाता है कि किस तरह से एक क्लाइंट को टैक्स बचा सकते हो। टैक्स बचाना विद रूल रूल में रह के, टैक्स इवेजन का तो कुछ मतलब ही नहीं होता। टैक्स इवेजन तो गलत बात है, लेकिन अगर आप टैक्स को कम कर सकते हो रूल में रह के, तो फिर आपको फायदा है। आपको फायदा है मतलब आपको अपने क्लाइंट को फायदा देते हो, तो क्लाइंट को फायदा देते हो तो फिर आपका जो कंसल्टेंसी फर्म है, कंसल्टेंसी फर्म का क्या होगा, नाम बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इसी तरह से 80CCC है, 80CCD सबसेक्शन 1 है, ठीक है, तो सैलरीड पर्सन के लिए कुछ है, कुछ बिजनेसमैन के लिए भी लागू होता है। ठीक है, ऐसे काफी सारे हैं, मैं आपको धीरे धीरे बोलूंगा सर, इसका एक अलग ही चर्चा करूँ। ठीक है, जैसे 80EE में EV इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना सर, उसके लिए भी डिडक्शन, आई थिंक EEB, ऐसे बहुत सारे हैं। जस्ट आपको इंटरेस्ट लगेगा इसलिए बता रहा हूँ। मानो कि आजकल EV का मार्केट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो जैसे टाटा का काफी गाड़ी बिकता है EV का, नेक्सॉन सीरीज का, तो डिडक्शन टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल वेयर द लोन इज सैंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2023। अगर इसके बीच में लोन सैंक्शन हुआ है तो डिडक्शन मिल सकता है आपको 1.5 लाख तक का ऑन द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन। जो लोन आपने लिया उसमें जो इंटरेस्ट आपने भरा, उसमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक का आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्ट का छूट। हाँ, 19 से लेके 23 के बीच में जो लोगों को EV मिला है, 19 से लेके 23 से बीच के जिनको EV मिला है, उसके पहले का अगर EV है तो नहीं मिलेगा, और उसके बाद कोई लिया है तो उसका भी अभी लागू नहीं। तो ये सबको समझ में आ रहा है बातें? हाँ सर, बोलिएगा जरा।
হ্যাঁ স্যার। সন্দীপ এ বুঝতে পারছিস? অভিজিৎ অভিজিৎ বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ঠিক স্যার। আছে। और ये नील दर्श इन लोगों का क्या खबर है? शालिनी इन लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दर्श तो लग रहा है आज सोया हुआ ही है। नहीं सर, हूँ, सुन रहा हूँ अच्छे से। अरे इतना कंसंट्रेशन है तेरा, चलो बड़ी बढ़िया है। मजाक कर रहा हूँ सर, डोंट माइंड। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा चलो, अब बात को और आगे लेके चलते हैं। सर कहाँ जाओगे? अरे सर क्या करें, जिंदगी का काम ही आगे बढ़ना। हाँ, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कितना आगे चलेंगे पता नहीं। बोलते हैं ना, माँ बाप बोलते हैं आगे बढ़ो, अरे कहाँ आगे, कहाँ जाएंगे? आगे बढ़ो, चलते चलो आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से जो 80C से लेके 80U तक, सॉरी 8U नहीं सर 80U, हाँ। ये जो मैं सेक्शन आपको अभी सुना रहा था, थोड़ा सा डेमो था वो, ठीक है। आगे जब चैप्टर आएगा ना, डिटेल्स में बात करेंगे। तो वो ये देने के बाद ये ग्रॉस टोटल से डिडक्शंस माइनस कर देंगे, जो भी आएगा बेनिफिट जितना ले सकते हैं रूल में रह के, ठीक है। इसके बाद आपको जो मिलेगा इसे कहते हैं नेट इनकम। क्या बोलते हैं इसको? नेट इनकम। इसे और भी एक नाम से बोला जाता है, टैक्सेबल इनकम। नेट इनकम कह लो, टैक्सेबल इनकम कह लो, ठीक है। अच्छा, टैक्सेबल इनकम पे भी टैक्स कैसे देना है, जैसे हम लोग कुछ दिन पहले स्लैब के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से टैक्स देना, ठीक है। तो ये बेसिक सिस्टम है टैक्स पढ़ने का, कि अगर आपको टैक्स में ग्रिप लेना है, बस अलग अलग हेड को जानो, क्लबिंग को समझो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को समझो, 80 से 80 को समझो, बस बात बन जाए। और बीच बीच में और कुछ इधर उधर का बातें हैं, ठीक है। मैंने बेसिकली ये हमें जानना पड़ेगा, ठीक है, ये हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। अब बाद में हम लोग और भी चर्चा करेंगे। चलो आज कुछ एग्जांपल्स करते हैं और कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। जैसे कल मैं आपको एक चीज समझा रहा था, चीज नहीं, मैंने बेसिकली रेट 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 के बारे में बात कर रहा था। चलो मैं फिर से उसी रेट में चल जाता हूँ। तो क्या चल रहा था, हम लोग अलग अलग रेट के बारे में बात कर रहे थे कि पर्सन्स क्या कौन है और पर्सन्स का रेट क्या है, मैंने टैक्स रेट क्या है, जो एक बहुत ही जरूरी बात था। तो सिमिलरली हमने इंडिविजुअल के बारे में बात किया, एचयूएफ के बारे में बात किया, एओपी के बारे में बात किया, बीओआई के बारे में बात किया, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स के बारे में बात किया, और उसमें भी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम एज वेल एज नॉर्मल टैक्स, जिसको पुराना टैक्स भी बोलते हैं, नॉर्मल टैक्स। उसमें 115 बीएससी का भी बात हुआ है और पुराना टैक्स का भी बात हुआ है। तो नॉर्मल जो अभी 115 बीएससी है वो अभी डिफॉल्ट है, नॉर्मली लोग इसी में आ जाते हैं। बट अगर किसी को ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं करना है, तो वो पुराने सिस्टम में भी जा सकता है। पुराना सिस्टम मैंने वही 2.5 लाख तक नहीं ली, ठीक है, और न्यू सिस्टम में 3 लाख तक, ठीक है। और यहाँ पर आपको 10% का भी गैप मिलता है, 20% का भी गैप मिलता है, 30 का भी मिलता है। पर ओल्ड में आपको सिर्फ 3 ही गैप मिलता है, 5, 20 और 30 का, 10 का कोई स्लैब वहां पर होता नहीं है। ये सब आपको स्लैब में लिखा हुआ है, मैं ज्यादा उसमें बात नहीं कर। अच्छा, आपसे मैं ये बात कर रहा था कि सर देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सार चार्ज, ठीक है, देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सार चार्ज। तो आप जरा देखिए सर, सार चार्ज क्या है और सार चार्ज का रेट क्या है। तो फटाफट क्या आप लिख पाओगे? मैं समझाता समझाता रहूंगा और आप लिखते जाओगे। हाँ सर, मैं समझाता जाऊंगा और आप लोग लिखते जाओगे, तो प्लीज लिखिए ना सर। सार चार्ज, ठीक है, हेडिंग कर दो प्लीज, ठीक है। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो लग रहा है, बोलो। बेसिक नोट्स के अंदर एक पॉइंट बनाओ सर, सारचार्ज बोल के, ठीक है। ये सर सारचार्ज क्या है और सारचार्ज कब लगता है, इसी का एक डेटा है। तो क्या डेटा है, तो ये बेसिकली अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ठीक है, अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ये भी हेडिंग कर दो, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बोल के भी हेडिंग कर दो। और फिर मैं आपको ऑप्शनल्स में भी बताता हूँ। अभी आजकल 2 रिजिम आ गया सर, ठीक है। एक ऑप्शनल हो गया जो कि पुराना वाला है, और एक नया वाला आ गया। तो ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट माने 115 बीएससी हो गया। तो सरचार्ज अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, अंडर डिफॉल्ट टैक्स। तो प्लीज अपने कॉपी में फटाफट लिखो,
अच्छा, ये किसके किसके लिए लागू होता है सर? ये इंडिविजुअल के लिए लागू होता है, तो प्लीज लिखिए इंडिविजुअल स्लैश देख के लिखो HUF AOP अदर देन एन AOP कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज एज मेंबर्स, अदर देन एन AOP कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज एज मेंबर्स, ऐसा भी ब्रैकेट में लिख दो, बाद में समझाता हूँ। BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सभी के लिए ये पर्टिकुलर सरचार्ज का रूल कॉन्सेप्ट लागू होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है, सर सरचार्ज लगे तो किसके लिए लगे और कब लगे और क्यों लगे? सर सरचार्ज तब लगता है जब किसी का इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाता है। देखो क्या बोलता है, वेयर द टोटल इनकम, लिखो सर, एक काम करना प्लीज, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाना, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाना और एक रेट, सरचार्ज का रेट का कॉलम बनाना। पहला तो एक चीज समझ लो सर, सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स। क्या होता है? एक्स्ट्रा टैक्स, याद रहेगा। सरचार्ज का नॉर्मल मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स क्या होता है? हाँ, मतलब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा सर। ज्यादा टैक्स कब देना पड़ता है? ज्यादा इनकम करने से। इसका मतलब सिर्फ इनकम ज्यादा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा इनकम करने से सरकार ज्यादा टैक्स लेता है, इसलिए इनकम ना ही करो तो अच्छा है सर। ये भी एक सोच होता है किसी किसी का, लेकिन आपको नियम तो पता होना चाहिए। तो नियम यह कहता है कि जहां पर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A 112 एंड 112A। आपको लग रहा है ये कहां से आ गया? किसी किसी के मन में चल रहा है कि सर ये 111A 112 112A ये सब क्या है? क्या है ये सर? कैपिटल गेन का टैक्स है। ठीक है सर, कैपिटल गेन क्या होता है और डिविडेंड इनकम क्या होता है? डिविडेंड इनकम बेसिकली अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो आपको डिविडेंड मिलता है। तो जहां पर आपका टोटल इनकम में डिविडेंड भी घुसा हुआ है और कैपिटल गेन का इनकम भी घुसा हुआ है। कैपिटल गेन इनकम को तीन हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 111A एक सेक्शन है, 112 भी एक सेक्शन है, 112B भी एक सेक्शन है। अब जिसको लग रहा है सर समझ में नहीं आ रहा है, उनको बस मैं इतना कहता हूं सर कि अभी ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है। अभी बस इतना तो समझ ही सकते हो कि ये सब कैपिटल गेन का सेक्शन है। अब जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि 111A क्या होता है, 112 क्या होता है, 112A क्या होता है। ठीक है, इसका एक पूरा ये पूरा कैपिटल गेन डिस्कशन है। अब मैं ज्यादा कैपिटल गेन के अंदर चला जाऊंगा तो फिर बेसिक बुरा मान जाएगा, मैंने आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहता किसी को, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप इतना समझ लो कि 111A 112A कैपिटल गेन रिलेटेड टैक्सेशन है। और कैपिटल गेन मिला के भी अगर किसी का, अच्छा इसमें क्या है ना, एक्चुअली रेट ऑफ टैक्स अलग होता है। टैक्स रेट इनका मतलब इनको जो टैक्स देना पड़ता है ना, वो टैक्स रेट थोड़ा अलग होता है। किसी किसी केस में 10% है, किसी किसी केस में 20% है। ठीक है, किसी किसी केस में तो अप टू 1 लाख तक देना ही नहीं पड़ता। तो ऐसा कुछ स्लैब होता है कैपिटल गेन के अंदर, मैं समझाऊंगा जब कैपिटल गेन में जाऊंगा। कैपिटल गेन क्या होता है? एसेट बेच के जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। मानो आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, शेयर्स है, कंपनी का शेयर्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी सॉरी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का फंड है। इस तरह का कुछ भी अगर आपके पास है, उसको बेच के आपको कुछ गेन होता है, तो हम लोग उसे कैपिटल गेन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल ये जो सेक्शन है इसको इंक्लूड करके, डिविडेंड इनकम को इंक्लूड करके, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा जाता है लेकिन 1 करोड़ से नीचे रहता है, 50 लाख से ज्यादा जाता है लेकिन 1 करोड़ से नीचे रहता है, तो आपका रेट है 10%। आपको एक्स्ट्रा टैक्स कितना देना पड़ेगा? 10%। सर ये 10% का यूज कैसे होगा वो मैं आपको कुछ देर बाद बताता हूँ। पहले तो रेट जान लो और कब रेट लगता है वो तो जान लो, फिर यूज कैसे करना है वो भी बताऊं। सर पहला वाला पार्ट सर लिख लिया? हाँ बोलो सर, बोलो। सर आप बोले सरचार्ज ये कैपिटल गेन इनकम पे लगता है, ठीक है। तो हाँ जैसे किसी ने अपना कोई अच्छा जगह में फ्लैट बेचा, वो अगर आपका 70 लाख का हुआ तो क्या उसको टैक्स देना पड़ेगा उस ईयर में? हाँ हाँ सर, बेसिकली वो 70 लाख के ऊपर 10% नहीं है, वो तो नॉर्मल स्लैब में तो आएगा ही, ठीक हाँ, है। वो नॉर्मल स्लैब आएगा, नॉर्मल उसके स्लैब में बाद आएगा, उसके बाद भी एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये सरचार्ज भी देना पड़ेगा ना उसको? हाँ लेकिन सर उसमें कुछ रूल्स हैं। जैसे मानो आपने कोई फ्लैट बेचा, ठीक है, आपने कोई फ्लैट बेचा, फ्लैट बेच के आपने मानो एक नया फ्लैट खरीदा, ठीक है, या घर खरीदा, उसमें कुछ छूट मिलता है।
वो कैपिटल गेन में, उसमें मैं कैपिटल गेन में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये घर बार का मैटर है, ठीक है। तो कितने दिन के अंदर घर खरीद लेने से आपको और उसमें टैक्स देना नहीं पड़ता, ओके, ठीक है, वो सब धीरे धीरे समझ मैं समझ सकता हूँ। मन का ये सब बेसिक क्वेश्चन है कि सर मानो कि मैंने एक 70 लाख का फ्लैट खरीद लिया, बेच दिया, तो मेरे को कुछ गेन हुआ, मानो मैंने 50 लाख में खरीदा था, 70 लाख में बेचा, तो 20 लाख का मेरा प्रॉफिट हो गया ना। तो क्या अब इसमें 20 लाख का जो मेरे प्रॉफिट है, तो क्या 20 लाख का प्रॉफिट में मुझे टैक्स देना पड़ेगा? तो आंसर इजी है, देना पड़ेगा। लेकिन मानो एक सर्टेन टाइम के अंदर आपने फिर से रहने के लिए घर फिर से खरीद लिया, ठीक है, तो वहां पर सरकार आपको एक सर्टेन चीजों पे आपको छूट देता है, सिर्फ घर खरीदने से नहीं, कई बार तो सरकारी बॉन्ड खरीदने पर, सरकारी NHAI का चीजें खरीदने पर भी गवर्नमेंट आपको छूट देता है। तो वो सब धीरे धीरे बात करेंगे सर, अभी थोड़ा एडवांस हो जाएगा, मैंने कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स एक सिस्टमेटिक वे ऑफ एजुकेशन है। इसमें अगर इधर उधर बात बहुत है, इधर इधर देखो ना, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक, लेकिन देखो बताने के टाइम पे तो रूल बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग अभी तक कैपिटल गेन तक गए ही नहीं, ठीक है, लेकिन कैपिटल गेन का सेक्शन बेसिक्स नहीं बता रहा है, क्या कर सकते हैं? आपको ही बोलेगा क्या, तो फिर क्या पहले कैपिटल गेन पढ़ के फिर बेसिक पढ़ना चाहिए? ये तो संभव नहीं है ना। जब कोई स्टार्ट करेगा वो पहले ऑब्वियसली बेसिक ही पढ़ेगा, और बेसिक में कहीं पर भी 111 या 112 के बारे में डिटेल्स नहीं बोला है, वो सिर्फ नाम दिया है और रेट दिया, ठीक है। अब हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि जब पढ़ते हैं तो मेंशन कर दिए कि भाई ये कैपिटल गेन रिलेटेड है। अभी आप इतना जान लो कि कैपिटल गेन का भी कुछ इनकम है, तो उसको भी इंक्लूड करके आपका 10% है। बाकी इसका जो डिटेल्स है जब कैपिटल गेन जाएंगे तो पता कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बहुत मांगता है सर। तो 10% है, इतना जान लो कि 50 लाख से 1 करोड़, ये लिमिट जानो सर, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है अगर आपका, तो फिर आपको 10% का चार्जेस देना पड़ेगा। आई थिंक ये पॉइंट सभी ने लिख लिया है, क्या सभी लिखे थे ऑनलाइन वाले सर? लिख लिया सबने ये वाला पॉइंट? प्लीज मुझे बताओ। हाँ सर। थैंक यू सर। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बताते हैं? वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल, वही बात फिर से कर लिया, अंडर सेक्शन 111 ए 112 में सेम बातें हैं। 1 करोड़ से ज्यादा पर 2 करोड़ से कम, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से कम है, तो आपको 15% चार्ज देना होगा। चार्ज माने एक्स्ट्रा टैक्स। नॉर्मल जो टैक्स का रेट है वो तो देना ही है, उसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट होता है बताओ? लिख लिया सर? तो 1 करोड़ से बेसिकली याद क्या रखना पड़ता है कि 1 करोड़ से 2 करोड़ में रेट कितना है, 50 लाख से 1 करोड़ में रेट कितना है, ये ज्यादातर किसी ने याद रखना बस। और बात ये भी याद रखना है, क्वेश्चन के अंदर कई बार डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इनकम दे देता है। तो अगर आप डिफॉल्ट में हो, तो डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन का 111A 112A का अगर कुछ भी इनकम क्वेश्चन के अंदर दिखता है तो उसको जोड़ के करना है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ, हाँ, यही चीज है, चाहे वो पुराना सिस्टम में हो या नया नया सिस्टम में हो, आपको हमेशा जोड़ के ही कैलकुलेट करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, नॉर्मल इनकम तो दे दिया, साथ में डिविडेंड इनकम और कैपिटल इनको अलग से दिया, तो अगर अलग से देगा तो इंक्लूड करके चार्जेस कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए दे देता है, ठीक है। क्योंकि इसको क्यों अलग से देता है, इसके रीजन है, क्योंकि इसका टैक्स रेट अलग होता है, इसका टैक्स है। और शेयर खरीद के 1 लाख से ज्यादा गेन किया, और जब उसको बेचने जाता है ना, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, वो 20% का भी टैक्स रेट में जा सकते हैं, 10% का भी टैक्स रेट में जा सकते हैं। अब मैंने जब 10% के रेट में आ जाएगा तो वो डिस्काउंट रेट ले रहा है, तो वो तब 111 में चला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। तो इसलिए रेट जब भी चेंज हो जाते हैं ना, इसलिए उसको अलग से देना पड़ता है। ये कैपिटल गेन में डिटेल चर्चा करें, फिलहाल इतना जान लो कि इंक्लूड करके कैलकुलेट करें। बाकी 1 करोड़ से 2 करोड़ के अंदर रहेगा तो 15% का चार्ज है। लिख लिया सर सेकेंड पॉइंट? हाँ सर, सेकेंड पॉइंट लिख लिए? हाँ सर। थर्ड पॉइंट क्या है सर? वेयर द टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, देखो पॉइंट भी नोटेड। थर्ड में बता रहे हैं एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, नॉट इंक्लूडिंग। इतने देर से इंक्लूड कर रहा था, अब बता रहे हैं एक्सक्लूडिंग।
excluding dividend income and capital gain chargeable under tax under section 111A, 112 and 112, और उनका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो उनको 25% का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, बट ये एक्सक्लूडिंग है, ठीक है, ये एक्सक्लूडिंग है। Rate of surcharge on the income tax payable on the portions of dividend income and capital gain chargeable to tax under section। अच्छा, अब आप बोलोगे तो फिर सर ये डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन, इसके ऊपर जो इनकम करेगा उसका क्या रेट होगा? एज पर देयर सेक्शन होगा, माने एज पर कैपिटल गेन सेक्शन के हिसाब से जो है वो अलग से देगा, इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए बाकी दो केस में इंक्लूड करके कर रहे थे, बट तीसरे केस में जब भी हम सरचार्ज 25% कैटेगरी में आएगा, मैंने जब भी किसी का इनकम 2 करोड़ के ऊपर चला जाएगा तब हम लोग उसको एक्सक्लूड करके कैलकुलेट करेंगे, और जो डिविडेंड इनकम होगा या जो कैपिटल गेन इनकम होगा उसका जो रेलिवेंट टैक्स रेट होगा उस रेट से। याद रहेगा सर? बट 15% से ज्यादा नहीं होता है, ये जो ये जो अलग रेट है ना, ये 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी डिविडेंड इनकम हो या कैपिटल इनकम हो, उसका रेट 15% से ज्यादा नहीं, ये मेंशन कर रहा है। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, ठीक है, अभी तो बस रेट का पता लगा रहे हैं, ठीक है, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। कर लेंगे सर, 1-2 दिन में क्वेश्चन भी हो जाएगा। अच्छा, और पॉइंट लिख लो, लिख लिया सर यहाँ तक? थर्ड पॉइंट हो गया तो मुझे बताइए प्लीज। फोर्थ पॉइंट पे जा रहे थे, लिखे नहीं इसको? जो वैल्यू टोटल इनकम, इसमें फिर से इंक्लूडिंग कर दिया, ठीक है, वैल्यू टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A, 112 एंड 112A ग्रेटर देन 2 करोड़, ठीक है, ग्रेटर देन 2 करोड़। अभी ये भी 2 करोड़ था, ये भी 2 करोड़ है, बट इसमें इंक्लूड करके बता रहे, बट इन केसेस नॉट कवर्ड इन दी 3, माने जो केस इसमें कवर नहीं हुआ है, ठीक है, माने इस केस में जो कवर नहीं हुआ है ऐसा कोई भी अगर है, और उसमें ये वाला 15% रहेगा साथ साथ, ठीक है, बस इतनी सी बात है। मैंने एक बार एक्सक्लूड करके बोला तो 25% लगा दिया, और एक बार इंक्लूड करके बोला 2 करोड़ के ऊपर तो 15% लगा दी, ठीक है। ये 3 और 4 क्लियर है सर? कंफ्यूजिंग है थोड़ा, पर इतना भी कुछ कंफ्यूजन नहीं है। एक बार एक्सक्लूड करके बोला तो बोला साहब 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो 25% लगाएंगे, और अगर इंक्लूड करके बोल रहे हैं तो फिर 15% लगाएंगे, ठीक है। अब ये जब क्वेश्चन करेंगे कब 15 लगाना चाहिए कब 25 लगाना चाहिए क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो मैं आपको इतना देर से बता रहा था वो एक्चुअली डिफॉल्ट टैक्स मैंने 115 बीसी के हिसाब से था। ये जो भी मैं बात कर रहा था सरचार्ज का 115 बीसी के हिसाब से था, जो न्यू टैक्स सिस्टम अभी रेगुलर हो गया है, डिफॉल्ट हो गया है। लेकिन ये जो पुराना था जो अभी ऑप्शनल है, जो ओल्ड था अभी ऑप्शनल है, उसके हिसाब से क्या हो गया, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से कॉन्सेप्ट सेम है, टोटल इनकम एक ही है। लिख लो सर, लिख लो, हेडिंग करो, अंडर हेडिंग करो तो सर, मैं आशा करता हूं कि आप लोग लिख रहे हो। अंडर दी ऑप्शनल टैक्स रेजिम, अंडर दी ऑप्शनल टैक्स रेजिम, ठीक है। ऑप्शनल टैक्स रेजिम में सरचार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है, ऑप्शनल में सरचार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं सर, ठीक है। तो ऑप्शनल माने जो पुराना रेट सिस्टम था उस सिस्टम के हिसाब से, उस सिस्टम के हिसाब से आपको क्या बता रहे हैं कि अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीवाई हो, आर्टिफिशियल जेनेटिकल पर्सन हो, आपके लिए लागू होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात क्या बोला, देखो एओपी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज एज मेंबर, उसको इसके अंदर रखा नहीं गया। माने मैं पर्सन समझाने के टाइम पे आपको एक चीज समझाया था कि एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इनकम टैक्स में हम लोग 7 पर्सन को प्रिसाइजली देखे हैं। अब 7 पर्सन में इंडिविजुअल्स भी हैं, एचयूएफ है, पार्टनरशिप है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, लोकल अथॉरिटी है, कंपनीज भी हैं। तो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मेंबर कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी सरचार्ज का एरिया दिया जा गया है सर, उसमें एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी है, पर उस एसोसिएशन ऑफ पर्संस को नहीं रखा जाता है जिसका मेंबर कंपनी है। इस बात का क्लियरिटी मिला सर? ये जो एओपी है उसके लिए ये सरचार्ज लागू होता है,
लेकिन जिस एओपी का मेंबर कंपनी होता है, ठीक है, माने ओनली कंपनीज एज मेंबर्स, माने सिर्फ कंपनी का ही एक एसोसिएशन बना है। मानो टाटा, रिलायंस, सब कंपनी है, सब इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन है, बिरला, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इन्फोसिस, सब कंपनी है, ठीक है, आईटीसी, तो टाटा, रिलायंस, बिरला, इन्फोसिस, आईटीसी सभी कंपनी है। अब सभी कंपनी ने मिलकर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना सकता है, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं, अदर देन एन ईओपी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज एज ए मेंबर, माने जिसका मेंबर सिर्फ कंपनी है, उनके लिए ये वाला जो रेट चार्ट है लागू नहीं होता है, उनके लिए अलग है, कॉर्पोरेट टैक्स में पढ़ाया जाएगा। ये उनके लिए लागू होता है जिसका मेंबर कोई भी बन सकता है, उसमें कंपनी, एक कंपनी भी रह सकता है, पार्टनरशिप भी रहेगा, इंडिविजुअल भी रहेगा, हाफ माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी रहेगा, कोई भी रह सकता है, पर जिसमें सिर्फ कंपनी का एसोसिएशन है उसके लिए ये लागू। बात का क्लैरिटी है सर? हेलो, बोलो सर आप लोग भी, जो लोग उस पार हो, इस पार नहीं, जो लोग उस पार में हो, समझ में आया सर बात? अच्छा, बाकी कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट सेम सर, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम। लिख लो सर मेरे साथ, मेरा बात सुनते सुनते लिख लो, इतना तो आंख कान और हाथ को चलाना चाहिए, उम्मीद है आप सबसे, प्रोफेशनल के लिए जरूरी है सर। Where total income, including dividend income and capital gain chargeable to tax under section 111A, 112 and 112A, greater than 50 lakh but is less than 1 crore, less than equals to 1 crore, 10% का साठ चार्ज है। ये ओल्ड सिस्टम में है, जो कि आज के डेट में ऑप्शनल है। Where the total income, including dividend income and capital gain chargeable to tax under section 111A, 112 and 112A, वही बात, greater than 1 crore but less than equals to 2 crore, ग्रेटर देन 1 करोड़ बट लेस देन इक्वल्स टू 2 करोड़, चार्जेज कितना देना है? 15% देना है। कितना देना है? 15% देना है। लिख लो सर, अप टू पॉइंट 2 तक लिख लो। ये एक्चुअली ओल्ड सिस्टम था, अभी ये ऑप्शनल हो गया है, कोई ये भी लागू कर सकते हैं, जिसको बेनिफिट है करेगा, जिसको ऑप्शनल सिस्टम में बेनिफिट है ऑप्शनल में करेगा, जिसको डिफॉल्ट में बेनिफिट है डिफॉल्ट में करेगा। क्वेश्चन कराऊंगा सर आगे आगे, पहले भी मैं करा रहा था टोटल इनकम कराने के टाइम पे, फिर से करवाऊंगा, डोंट वरी। थर्ड पॉइंट चलो, वह दी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम। अच्छा, फिर से वही बात जो पहले भी था, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम का केस है 2 करोड़ से 5 करोड़ का है। देखो पहले वाला केस में सिर्फ 2 करोड़ से ज्यादा का केस कहा था, 5 करोड़ ऐसा कुछ नहीं बोला था, ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा होने से ही होता है। यहाँ पर बोला कि 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से नीचे है 25%, ठीक है। और अगर इंक्लूड करके करेंगे 15% एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपका इनकम, ध्यान से देखो सर, चौथा केस को देख लो, लिख लिया, थर्ड केस लिख लिया सर, थर्ड केस को लिख लिए, फोर्थ केस को भी लिख लो ना। Where the total income excluding dividend income and capital gain chargeable to tax, excluding, point to be noted, not including, it's excluding, excluding dividend, excluding capital gain, 5 करोड़ से ऊपर का इनकम है, 37% का चार्ज लग जाता है, 37%, मैंने जिसका जितना कमाई है उससे वो और छीलो, ठीक है, उसको और साफ करो। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव माने जिनके पास ज्यादा पैसा है, रॉबिन हुड स्टाइल, ठीक है, सोशलिज्म स्टाइल, सोशलिज्म स्टाइल। सर बड़े इको लोग, में थे, हाँ इको इको में पढ़ाया गया था 12 में। हाँ, प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स, बड़े लोगों से लेके गरीबों में बांटो। हमारा देश इसी तरीके से चलता है सर, क्योंकि गरीब लोगों का संख्या ज्यादा है। और देखो सर क्यों ना हो, क्योंकि ये जो लोग बड़े बड़े लोग जो लोग है ना, ये गरीबों के पैसे से ही तो बड़ा लोग है। जैसे हम लोग बड़े बड़े कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, इनके, हमारे देश में एक सिस्टम क्या है, इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के कारण, देखो एकदम ए टू जेड इक्वलिटी तो होना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, पर हमारे देश में इनइक्वलिटी का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। कुछ लोग बहुत रिच है, कुछ लोग बहुत गरीब है, कुछ लोग भी बीच में। ये इसका प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया का जो समाज व्यवस्था है वो समय के साथ साथ टूटता गया।
इंडिया का जो सोशल सिस्टम है ना, वो समाज व्यवस्था मैंने जैसे फैमिली प्लानिंग। भारत का लोग पहले बहुत एजुकेटेड होता था, ठीक है। आपको पता है जब ब्रिटिश इंडिया में फर्स्ट टाइम आया था अराउंड 1600-1700 के आसपास, तो ब्रिटिश लोग इंडिया में आके सबसे पहले एक सर्वे किया था। सर्वे करके उन्होंने ये पता करा था कि यहाँ पर कितना लोग एडुकेटेड है, ठीक है। एडुकेटेड, एडुकेटेड माने कोई लिटरेसी नहीं, एडुकेटेड। तो एजुकेशन रेट 1600 के आसपास का जो सर्वे है वो उसमें में मिला सर, अभी भी वो डेटा गवर्नमेंट के पास है, 98%। साउथ इंडिया में 99% और नॉर्थ इंडिया में 96 या 97%, दक्षिण भारत में 99%। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो तो दिमाग घूम गया उसका, माने यूरोप में भी इतना लिटरेसी रेट नहीं था। यूरोप तभी तो लड़ाई चल रहा था यूरोप में, यूरोप कहाँ थे तब, कुछ नहीं था। वो भारत में आके देखा मैंने इतना लिटरेसी, मैंने विज्ञान का विज्ञान, इतना नॉलेज मैंने सोच से बाहर है। मैंने अच्छा लिटरेसी कैसे पता चलता है, जिंदगी के बारे में कितना जानता है, समाज के बारे में कितना जानता है। ये जो हम लोगों का एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान देखो ना, एस्ट्रोलॉजी माने अंगूठी पहनने वाला एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी माने बेसिकली यहाँ से सूरज का डिस्टेंस कितना है। अब सोचो, नासा आज बता रहा है कि यहाँ से सन का डिस्टेंस कितना है, तुलसीदास जी रामायण में 1500 में बता रहे हैं, रामायण में नहीं, तुलसीदास रामायण जो रचा मैंने, तुलसीदास ने जिसको बाद में हिंदी में रचा था, जो हम लोगों के घर घर में काफी लोग घर में होते हैं, हनुमान चालीसा में वो बकायदा लिख रहे हैं, युग सहस्त्र योजन पर भानो लील्योता है मधुर। युग सहस्त्र योजन, आप उसको गूगल में डालो, जस्ट डालो आप युग सहस्त्र योजन, आप गूगल में डाल के देखो, वो गूगल ले लेगा, गूगल को भी पता है क्योंकि इतना ज्यादा इसके बारे में नासा भी सर्च किया। फिर नासा को पता चला कि भाई युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु माने सूरज, ठीक है। तो युग सहस्त्र योजन पर भानु का जो डिस्टेंस निकला, नासा का ऑर्बिट्री का जो कॉन्सेप्ट है सेम। अब आप बताओ, तो इंडिया का लिटरेसी रेट हमेशा हाई था। अब ब्रिटिश ने धीरे धीरे यही कोशिश किया कि भाई अगर इन पे राज करना है तो इनको खत्म कर, और खत्म करता गया, लिटरेसी रेट कम होता गया, इलिटरेट बढ़ता गया, और जितना इलिटरेट बढ़ता गया घर के फैमिली का प्लानिंग खत्म हो गया, 4 बच्चा, 10 बच्चा, 15 बच्चा, 20 बच्चा एक एक फैमिली में बढ़ता गया। इसके कारण क्या हुआ, समाज देखो आज कहाँ हो गए हम लोग, 140 करोड़ के ऊपर चले गए। अगर यही जनसंख्या 70-80 करोड़ के बीच में होता, आज भारत का हिस्सा क्या होता, सोचो सर, यही प्रॉब्लम है। तो जनसंख्या को बढ़ाने के पीछे ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ही पागल की तरह जनसंख्या बढ़ाए, जनसंख्या इसलिए बढ़ गया क्योंकि जिंदगी जीने का तरीका ही भूल गए ना, और उसका इम्पैक्ट आज है। अब ये फिर से देखने में 100 साल लग जाएगा, फिर से वो दिन आने में 100 ईयर्स और लग जाएगा। एक गलती सुधारने में कितना टाइम लग जाता है, नहीं तो आज ये नहीं होता, नहीं तो आज ये प्रोग्रेसिव नहीं होता, करना पड़ता है सबको। एक जैसे मानो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या है, फ्लैट रेट है, जो जितना कमाता है 30% गवर्नमेंट को दे देता है। हमारे तरह इतना टफ नहीं है टैक्सेशन सिस्टम, हमें गरीब को देखना होता है, मिडिल क्लास को देखना होता है, रिच को देखना होता है। रिच को देखते हैं, रिच को सब लेते हैं क्योंकि रिच को इतना मौका जो मिलता है। आज रिलायंस एक प्रोडक्ट बनाते हैं जियो, ठीक है। आप सोचो, बनाने वाला रिलायंस, खरीदने वाला पूरा भारत, तो ये बड़ा आदमी नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, समझ रहे हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक साबुन का एक साबुन बनाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। एक साबुन मानो 1 लाख, भारत के घर घर में लाख साबुन दिखता है, ठीक है। कोलगेट बनाता है, ठीक है, कोलगेट पाउडर घर घर में कोलगेट है। तो जस्ट इमेजिन ना, अब रिच के पास पूरा मार्केट है, पूरा मार्केट है। अब चलो, तुम मार्केट भी लो, तुम टैक्स भी भरो। मैं आपको बस हकीकत बता, अब सोचने के लिए आपके पास काफी चीजें हैं, आप सोच सकते हो, बट इट्स जस्ट अ फैक्ट। नहीं तो कोई बोलेगा सर इतना टैक्स, देखो भाई हकीकत देखो, मैं आपको पूरा इकोनॉमिक फैक्ट उठा के बात कर रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ तो बताना सर गलत है आपका फैक्ट्स। अच्छा चलो, ये लिख लिया, 4 नंबर पॉइंट लिख लिया। हाँ सर, 37% तक चला गया।
बस हाँ, इसका एक दूसरा रूल भी है जहाँ पर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन मिल के करते हैं, और अगर वो केस 3 या 4 में काउंट नहीं करेंगे, अगर वो केस 3-4 में काउंट नहीं करेंगे तो फिर इन दैट केस 15% का भी चार्ज ले सकते हैं अगर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो। लेकिन अगर वो केस 3-4 में कवर नहीं होता है, केस 3-4 में कवर नहीं हो रहा है, इनकम 2 करोड़ क्रॉस कर रहा है, तो 15% का चार्ज भी लागू कर सकते हैं। लेकिन वो कौन से केस में होता है वो क्वेश्चन कराने के टाइम बताएंगे आपको। बोलो, ये था चार्ज का रेट, याद रहेगा सबको। हाँ, अब ये थोड़ा रटना पड़ेगा, समझ के रटो तो काफी सुविधा होगा, ठीक है। बिना समझ के करोगे तो थोड़ा मुश्किल में पड़ोगे। अच्छा, ये लिख लिया रे सबको ही, आगे बढ़ सकते हैं क्या? कोई कुछ कह नहीं रहा है, हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, थैंक यू सर। अच्छा चलो, ये वाला भी कंप्लीट कर लो। सरचार्ज में थोड़ा और बाकी है। इन केस ऑफ एओपी ऑफ ओनली कंपनीज एज मेंबर, हम लोग अभी बात कर रहे थे ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन जहां पर कंपनी इंक्लूड नहीं हो रहा था। अब जहां पर कंपनी का एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, वहां पर चार्ज कितना लगेगा? अगर 50 लाख के ऊपर का है और 1 करोड़ के कम का है तो 10% का चार्ज। लिख लो, हेडिंग कर दो, इन केस ऑफ एन एओपी ऑफ ओनली कंपनीज एज मेंबर, इन केस ऑफ एन एओपी ऑफ ओनली कंपनीज एज मेंबर्स, अगर एसोसिएशन पर्सन जहां पर सिर्फ कंपनी ही मेंबर है, अगर उनका इनकम 50 लाख क्रॉस करता है और 1 करोड़ से कम है तो 10% का चार्जेस देना है, और जहां 1 करोड़ क्रॉस करेगा तो 15% का चार्जेस देना। लिख लिया सर? हाथ का स्पीड एकदम सुपर डुपर होना चाहिए, एग्जाम में टाइम ही नहीं मिलता है पेपर खत्म करने का, सीरियसली मजाक नहीं करता। इतना स्पीड में लिखोगे फिर भी एंड पे देखोगे कि एक क्वेश्चन छूट ही गया, और छोड़ना नहीं है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट, फार्म एलएलपी पार्टनरशिप लोकल अथॉरिटी, फार्म एलएलपी पार्टनरशिप लोकल अथॉरिटी, इनके केस में अगर आपका इनकम 1 करोड़ क्रॉस करता है तो 12% का चार्ज लगता है। फार्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, इनके केस में अगर इनकम इनका 1 करोड़ क्रॉस करता है तो 12% का चार्ज लगता है। लिख लो, बेसिक ज्ञान है ये सब, ठीक है। ज्यादातर केस में इंडिविजुअल का ही सवाल करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया, पता तो होना चाहिए। इंटरमीडिएट लेवल में इंडिविजुअल से और एचयूएफ से ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। ये बाकी चीजों से क्वेश्चन कभी कभार पूछते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट क्वेश्चन तो कभी पूछेगा, वो ज्यादातर फाइनल में ही डील करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल और हाफ का क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछते हैं। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी लिख लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम, जैसे कल बता रहा था अमूल के बारे में, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो अगर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है और अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है फिर 10 करोड़ से कम है, तो आपको 7% का देना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिख दो सर, जो कोऑपरेटिव 115 बीएडी या 115 बीबी में नहीं आता है उनको छोड़ के। लिख लो, बाद में जब ये सेक्शन आएगा मैं बता दूंगा, लिख लो फिलहाल, ठीक है। 115 बीएडी और 115 बीबीई, इस सेक्शन में जो कोऑपरेटिव आते हैं इनको छोड़ के, ठीक है, अदर देन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्टिंग फॉर 115 बीएडी, 115 बीबी, जैसे वो 115 बीएसी है ना इंडिविजुअल का, सिमिलरली इनका ही सेक्शन है 115 बीएडी और 115 बीबी। डिस्कस करेंगे जब मौका आएगा। लिखा? अरे कह दो सर। जी सर। सर इनको तो टैक्स कम देना पड़ रहा है। हाँ, कोऑपरेटिव है इसलिए हाँ वही, इनको मैं देखा टैक्स कम देना पड़ रहा है। कंपनी कोऑपरेटिव को गवर्नमेंट थोड़ा सा छूट देते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव बिजनेस में क्या है ना, कोई एक मालिक नहीं होता, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलरली मालिक की तरह काम नहीं करता, सभी कोई मिलकर करते हैं। आप लोग एक मूवी देखना, आपको कोऑपरेटिव बिजनेस का एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा, अमूल के ऊपर ही है, पुराना मूवी है, थोड़ा बोरिंग लगेगा, पर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो बोरिंग है जिंदगी में वही काम का चीज है। मूवी का नाम है बंधन, नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी है, 3-3.5 घंटे का मूवी है, ठीक है। जब भी देखने बैठना थोड़ा टाइम लेके बैठना, ठीक है, सबको मिल के देखना, माँ बाबा सब फैमिली के साथ देखना, ठीक है। पुराना मूवी है, नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी है, देखना सर कि किस तरह से एक सोसाइटी में
बिजनेस डेवलप हुआ, एक्चुअली पूरा अमूल का प्रोडक्ट। डॉक्टर क्यूरियन जिसने अमूल को बनाया था, एक वेटरनरी सर्जन था। वेटरनरी सर्जन माने जो गाय भैंस का डॉक्टर होते हैं, वेटरनरी सर्जन, ठीक है। तो वेटरनरी सर्जन जो है, जो गाय भैंस का डॉक्टर है, उसी ने अमूल को डेवलप किया। पहले लोकल गुजरात में जो आनंद बोल के गांव है, आनंद एक गांव का नाम है, विलेज का नाम अभी भी है। तो वो आनंद में ही बेसिकली जो गांव वाले थे वहां पर दूध का कल्चर पहले से ही था, क्योंकि गुजरात बेसिकली हम लोग कृष्ण भगवान को ग्वाला मानते हैं ना नॉर्मली। कृष्ण भगवान का जो माने जशोदा का जो घर है वो ग्वाला। तो जैसे बंगाल में घोष लोग हैं, गुजरात बिहार में यादव लोग हैं। कृष्ण भगवान का नगरी भी तो गुजराती था, आपका अरब सागर के किनारे। तो इसलिए गुजरात में देखना, गुजराती लोग आज भी जब भी एक दूसरे से मिलते हैं जय श्री कृष्ण बोलते हैं ज्यादातर। जो प्योर गुजराती कल्चर फॉलो करते हैं वो ज्यादातर किसमें जय श्री कृष्ण बोलता है, क्योंकि वो एक्चुअली सबको ही कृष्ण भगवान का वंशज मानते हैं। और वहां पर दूध का कल्चर बहुत है, दूध रिलेटेड का कल्चर बहुत है। तो वहां पर जो लोकल जमींदार लोग थे, वो लोकल दूध वाले को बहुत लूटता था, ठीक है। पैसा दाम दाम नहीं देता था। फिर वो जो डॉक्टर क्यूरियन है, ये लोकल दूध वाले को बोले कि अपना हक समझो, लोगों को नॉलेज दिया। फिर कल बता रहे थे ना फैट के हिसाब से दाम देना, उन्हीं ने समझाया। ये अमूल का हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। छोड़ो, नहीं तो फिर अमूल का ही केस स्टडीज हो जाएगा, टैक्स छूट जाएगा। अच्छा देखो, अच्छा डोमेस्टिक कंपनी का क्या चार्ज का रेट है? अगर कंपनी डोमेस्टिक है, इसका भी लिख लो सर, अदर देन 115 बी डबल ए, अदर देन 115 बी ए बी, ये लिख लेना सर। डोमेस्टिक कंपनी का चार्ज अदर देन डोमेस्टिक कंपनी 115 बी डबल ए जो लोग ले रहे हैं, और अदर देन बी 115 बी ए बी जो ले रहे हैं, ठीक है। ये सेक्शन का जब मौका मिलेगा बात करेंगे, फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। अभी इतना लिख लो, डोमेस्टिक कंपनी का चार्ज 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से नीचे है 7% का चार्ज, और टोटल इनकम अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% का चार्ज। डोमेस्टिक कंपनी माने इंडियन कंपनी, कल बता रहे थे ना, जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है सर, ठीक है। अच्छा फॉरेन कंपनी का क्या करें? सर फॉरेन कंपनी का अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से कम है, तो 2% का चार्ज है। अब दर्श इसमें क्या बोलेगा, फॉरेन कंपनी को तो बहुत कम दे दिया चार्ज। जी सर, लूटना चाहिए उनको। दर्श बोल रहे उनको तो लूटना चाहिए। अरे उनको तो हम लोग पहले ही लूट रहे हैं, 40% टैक्स तो पहले ही ले रहे हैं उनका, ये समझ भी रहे हैं सही। सर। पहले ही 40% टैक्स लगा के रखे हैं ना, इसलिए चार्ज को थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। 2% का फॉरेन कंपनी का चार्ज, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 के नीचे है, और अगर 10 करोड़ के ऊपर है तो 5% का चार्ज। देश को चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है, पैसा कहाँ से आएगा देश के पास? फिर डेवलपमेंट नहीं होता है, हम ही लोग ही तो चिल्लाएंगे ना। लेकिन कभी कभी सरकार को थोड़ा सा रिलैक्स भी देना पड़ता है, नहीं तो कंपनी काम नहीं करना चाहता। आजकल इंडिया में कंपनी चिल्लाता इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में उनको मार्केट अच्छा मिल जाता है। अगर इंडिया में मार्केट अच्छा ना मिलता और हम लोग इतना टैक्स लगाते हैं, तो कभी कंपनी नहीं आता, क्योंकि उनको इनकम बहुत हो जाता है, इसलिए वो लोग थोड़ा टैक्स देने के लिए राजी। अगर इनकम नहीं होता और हम लोग इतना टैक्स लगाते, ठीक है, तो कभी नहीं आता, कभी नहीं आता फॉरेन कंपनी इंडिया में। क्योंकि कम ले लेगा, बहुत 40 तो पहले ही ले रहे हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा 5%, कभी 2%। बोलेगा खाएगा क्या और रहेगा क्या, ठीक है। ऑपरेशनल मतलब बेसिकली ये प्रॉफिट के ऊपर है। तुम अगर 100 रुपये प्रॉफिट करोगे तो उसके ऊपर 45% या 40% भारत सरकार को दोगे, 60% तुम घर लेके जा सकते हो। वो भी अगर 10 करोड़ के ऊपर करोगे तो एक्स्ट्रा और 5% ले लेंगे, ठीक है। बाकी तुम घर लेके जा सकते हो, जिस देश से तुम आए हो। सिमिलरली हम लोग भी जब बाहर जाते हैं वो गवर्नमेंट भी हमसे लेता है, ऐसा बात नहीं है। पर हाँ इंडिया में टैक्स थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, माने डेवलप नेशन से इंडिया में टैक्स सिस्टम ज्यादा है। ज्यादा करना पड़ता है, उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा फैमिली है हम लोग का, हम लोग कम नहीं कर सकते। जिसको आना है ऐसे लोग आने के लिए उतावला है, मतलब कब आना है, भारत कब मौका देगा?
क्योंकि इतना बड़ा मार्केट फ्री मिल जाता है। और क्या, अब चाइना चाइना में भी मार्केट है, बट चाइना काफी सारी चीजों में क्या है ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है। भारत अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। भारत अभी भी चमचागिरी और मैंने क्या बोलेंगे सर, मैंने चमचागिरी इन द सेंस अपना चीज को डेवलप नहीं करना है, पुराना लोगों को कॉपी करते रहना है। अब ये सब करने से चलेगा, अपना जो अंदर का चीज है उसको डेवलप करना है। भारत में जो चीज है ना, भारत का चीज को डेवलप करना है। इस चीज में जब तक भारतवासी अपने देश के बारे में नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, रिबेट, चलो 60 हो गया। अब हेडिंग कर दो रिबेट के बारे में। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, लिख रहे हैं? लिख लो सर प्लीज, कृपा करके लिख लो। कोई बोलेगा सर लिखना नहीं है, सब याद रहेगा, ऐसा गलती ना करें। मैं कॉपी चेक करूंगा, ऑफलाइन में आओगे तो मैं कॉपी देखूंगा लिखा है कि नहीं सब। क्योंकि बहुत लोगों का आदत खराब है, मुझे पता है, लिखता नहीं है। लिखने से हाथ दर्द करता है। सर हाथ हाथ दर्द होगा। जिंदगी में कुछ खोया नहीं तो पाया क्या सर। देखो, मैं टोटल इनकम लेस देन इक्वल्स टू 7 लाख। अच्छा, एक हेडिंग करो, अंडर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट माने 115 बीएससी। डिफॉल्ट माने 115 बीएससी के तहत इंडिविजुअल के लिए लागू हो रहा है कि अगर आपका इनकम 7 लाख के नीचे है, लेस देन इक्वल्स टू 7 लाख है एनुअल इनकम। हाँ सर, अगर आपका एनुअल इनकम 115 बीएससी या डिफॉल्ट टैक्स रीजन के तहत 7 लाख से नीचे है या लेस देन इक्वल्स टू 7 लाख है, तो आपको रिबेट मिलेगा टैक्स में। कितना? 25,000। लिखो लिखो लिखो, पहले लिखो फिर क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लैरिटी मिलेगा। फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, पॉइंट टू बी नोटेड, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, पॉइंट टू बी नोटेड, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। रेसिडेंट माने जो देश का रेसिडेंट है। रेसिडेंट होने का क्या रूल है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस में समझ में आएगा। ऐसे सिंपल तरीका बताते हैं कि जो बंदा इंडिया में 182 दिन प्रीवियस ईयर में रहता है, अभी आज हम लोग प्रीवियस ईयर समझ रहे थे। प्रीवियस ईयर में अगर कोई बंदा इंडिया में 182 दिन रहता है, या फिर 60 डेज एंड 365 डेज और प्रीवियस ईयर में रहता है, माने दो रूल काम करता है। प्रीवियस ईयर में 182 दिन रह लो, माने अगर 23-24 का हिसाब कर रहे हैं, सॉरी 24-25 का असेसमेंट ईयर है, 23-24 का हिसाब कर रहे हैं, तो 23-24 में मिस्टर या मिसेस जो भी है या मिस बंदा जो भी है, वो इंडिया में अगर 182 दिन रहता है तो वो रेसिडेंट है। या फिर अगर वो इंडिया में 60 दिन रहता है और पिछले 4 साल में, पिछले 4 साल मैंने 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, पिछले 4 साल में 365 दिन भारत में रहता है, तो उसे इंडिया का रेसिडेंट कहते हैं। अगर ये रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट फुलफिल नहीं होता है तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं। और अगर नॉन रेसिडेंट होता है तो उनके लिए रूल लागू नहीं होता, ये रिबेट लागू नहीं होता, चाहे वो इंडिया का सिटीजन ही क्यों ना हो। चाहे वो इंडिया का सिटीजन ही क्यों ना हो, है ना, भारत का नागरिक है पर भारत में है ही नहीं, ठीक है, भारत में है नहीं है, विदेश में रहते हैं, भारत का सिटीजनशिप है उसका, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इंडिया के इनकम पे टैक्स उनको देना पड़ेगा। लेकिन अगर रेसिडेंशियल स्टेटस फुलफिल नहीं करेगा तो रिबेट नहीं मिलेगा। भारत का सिटीजन है तो भारत से तो इनकम कर ही लेगा, है ना, सिटीजन है तो सिटीजन होने के नाते वो दुनिया में कहीं पर भी कमाए, और रेजिडेंट होने के नाते वो कहीं कहीं पर भी कमाए, भारत में टैक्स देना पड़ता है। हाँ, हो सकता है कि वो भारत का सिटीजन है पर भारत में नहीं रह रहा है, दूसरे देशों से इनकम कर रहा है, तो इन दैट केस उसको भारत में टैक्स ना भी देना पड़ सकता है, अगर कोई इनकम का कनेक्शन ना हो। मैं समझाऊंगा रेसिडेंशियल स्टेटस में ये सब बात करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस में ये सब बात करेंगे कि कब किसको कहाँ टैक्स देना है और कब किसको कहाँ टैक्स नहीं देना है। बस इतना समझो कि ये जो 7 लाख के नीचे 25,000 तक का रिबेट है, ये रिबेट आपको तभी मिलेगा जब आप इंडिया का रेसिडेंट, और रेसिडेंट का रूल आपको आगे आगे डिस्कस करूँ, इसका अलग चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया अंडर डिफॉल्ट। अंडर डिफॉल्ट और भी एक रूल है, लिख लो सर। डिफॉल्ट बने जो अभी 115 बीएससी को डिफॉल्ट माना जा रहा है, वह टोटल इनकम ग्रेटर देन 7 लाख। अगर मानो टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा है, अगर मानो टोटल इनकम ग्रेटर देन 7 लाख,
मानो 8 लाख टोटल इनकम है तो 7 लाख से ज्यादा हो गया। एंड इनकम टैक्स पेबल ऑन सच टोटल इनकम टैक्स पेबल ऑन सच टोटल इनकम exceeds the amount by which the total income is in excess of 7 lakh. The rebate of tax on total income as reduced by the total income exceeding 7 lakh for resident individuals. तुम इसको लिखो पहले, अभी इसको लिख लो, ये क्वेश्चन में समझ में आएगा, ऐसे समझना मुश्किल है, ये क्वेश्चन करा के ही समझा पाएंगे। ये 60 का क्वेश्चन होगा ना तो उसमें इसको लेंगे तो इसको तभी समझा पाएंगे, तो ये नहीं समझाना मुश्किल है। बस इसको लिख लो, इस तरह जब इनकम 7 लाख से ज्यादा होगा और इनकम टैक्स पेबल ऑन सच टोटल इनकम एक्सीड कर जाएगा टोटल इनकम से और 7 लाख से एक्सेस हो जाएगा, तब रिबेट ऑन टैक्स ऑन टोटल इनकम इज रिड्यूस्ड बाय द टोटल इनकम एक्सीडिंग 7 लाख फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। इसको समझने के लिए रुक जाओ सर, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लिखो अभी, नहीं तो बाद में बोलोगे सर ये पॉइंट आपने लिखाया नहीं और समझाया भी नहीं। समझा भी दूंगा, लिखा भी दिया, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे समझाएंगे। अच्छा, ये है रिबेट का सबसे पॉपुलर तो यही वाला है, ये सिचुएशंस कभी कभी देखने को मिलता है, मैं आगे बात करता हूँ। अच्छा, और एक हेडिंग करो सर प्लीज, और एक हेडिंग करो, अंडर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अंडर नॉर्मल प्रोविजंस, नॉर्मल प्रोविजन माने जो अभी ऑप्शनल है, जो पुराना रेट एक्शन उसको अभी ऑप्शनल बोलते हैं। इसमें आपको 12,500 तक का रिबेट मिलता है। कितना तक का रिबेट मिलता है सर? 12,500 तक का रिबेट मिलता है। लेकिन इसका क्या रूल है, आपको 5 लाख तक का इनकम होगा तो भी आपको 12,500 तक का रिबेट मिलेगा। अगर किसी का टोटल इनकम अप टू 5 लाख है, अप टू 5 लाख है, अप टू 5 लाख का किसी का इंडिया में इनकम है रेसिडेंट का, तो उसको 12,500 तक का डिडक्शन अवेलेबल है। ये 87A का पुराना नियम है, ये बहुत लोगों को पता भी है। इसके साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन से सभी केस में लगता है 4% ऑफ इनकम टैक्स एंड चार्ज भी एप्लीकेबल। लिख लो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स, ये जानते हो पर फिर भी लिखना है, लिख लो। ये सेकेंड पॉइंट को लेके लोड मत लो सर, नेक्स्ट दिन क्वेश्चन करेंगे, क्लैरिटी मिलेगा। लिख लिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑन इनकम टैक्स एंड चार्ज भी एप्लीकेबल, ठीक है। सर बेसिक पॉइंट में और एक लास्ट पॉइंट है, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। इसे प्लीज थोड़ा लिख लो तो। लिख लो सर, एग्रीकल्चरल इनकम लिख रहे हैं सर? एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। तो अगर आपको कोई पूछता है कि सर खेती बाड़ी में टैक्स देना है कि नहीं, तो आपका जवाब होगा ना, ठीक है। आपका जवाब जवाब होगा ना, खेती बाड़ी में टैक्स नहीं देना, ठीक है। लेकिन however agriculture income has to be aggregated with the non agricultural income। कई बार क्या होता है, कभी कभी आपका एग्री और नॉन एग्री मिल जाता है for determining the rate at which the non-agricultural income would be subject to tax in case of individuals, HUF, AOP and BUI। सर ये जो एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है किसके किसके लिए लागू होता है? इंडिविजुअल्स के लिए, हाफ के लिए, हाफ माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP माने एसोसिएशन ऑफ पर्संस, BUI माने बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा। कंपनी एंड पार्टनरशिप इसमें नहीं आता, कंपनी एंड पार्टनरशिप इसमें नहीं आता। जहां पर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 क्रॉस करता है, जहां पर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 क्रॉस करता है पर एनम, पीए माने पर एनम, ठीक है, पीए माने पर एनम, एनम माने एनुअल, ठीक है, पर एनम। एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 क्रॉस करता है, ठीक है, तो उसमें टैक्स कैलकुलेशन हो सकता है, इसे बोलते हैं रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं अभी हल्का लिखा रहा हूँ, लिख लो, बाद में क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करेंगे। तो एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 क्रॉस करता है पर एनम, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम सेकंड बुलेट में लिखो, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड बेसिक लिमिट, बेसिक लिमिट माने 2,50,000,
अप टू 2,50,000 छूट है ना सर, नॉर्मल प्रोविजंस में, है ना। अप टू 2,50,000 तक एक्चुअली किसी को टैक्स नहीं देना होता। लेकिन अगर आपका नॉन एग्री इनकम 2,50,000 क्रॉस कर रहा है, या फिर अगर किसी किसी केस में 3 लाख भी होता है 60 साल के ऊपर के केस में, या 5 लाख, अगर किसी का एज 80 के ऊपर है तो 5 लाख भी हो सकता है। तो तब ये क्या हुआ, बेसिक लिमिट क्रॉस कर रहा है। तो अगर किसी का नॉन एग्री इनकम 5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है, 3 लाख से ज्यादा है, एज द केस में, और along with that उसके साथ साथ एग्री इनकम भी 5,000 पर एनम से ज्यादा है, तब इन दैट केस हमें सब्जेक्ट टू टैक्स देखना पड़ सकता है। बात समझे कि नहीं। नॉर्मली एक इसको करने के पीछे रीजन है। नॉर्मली एक चासी वैसी इंसान, चासी वैसी माने खेती बाड़ी करने वाला किसान, वो 5 लाख 10 लाख अगर नहीं कमाता, ठीक है, एनुअली 5 लाख 10 लाख वो नहीं कमाते, वो मैक्सिमम 2 लाख 2.5 लाख ही कमाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई 2 लाख मैक्सिमम एक एनुअली कमा रहा है कि नॉर्मल एग्रीकल्चर यानी एक छोटा मोटा खेती करने किसान, तो फिर उनको नॉर्मली कभी टैक्स का झमेला में नहीं आना होता है, ठीक है। तो इसीलिए बोल दिया भाई सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट करता है। बट अगर आपका इनकम बेसिक लिमिट क्रॉस कर रहा है, 2.5 लाख क्रॉस कर रहा है, किसी केस में 3 लाख क्रॉस कर रहा है, किसी केस में 5 लाख क्रॉस कर रहा है, साथ में आप एग्रीकल्चर से भी 5,000 से ज्यादा कमा रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको सब्जेक्ट टू टैक्स होना पड़ सकता है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए ये रूल फॉलो होता है, ये लिख लो, बाद में कैलकुलेशन सिखाएंगे। लिख लो स्टेप 1 2 3 4 5, इसे कहते हैं रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। हेडिंग कर दो, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन क्या है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप करके लिखना, स्टेप 1 2 3 4 5। सबसे पहले ना आप नॉन एग्रीकल्चर का टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। टैक्स ऑन नॉन एग्री प्लस एग्री, माने मानो एक सिंपल एग्जांपल ले सकता हूं, किसी का मानो सैलरी इनकम है या बिजनेस इनकम है कोई दूसरा, ठीक है, उसमें मानो किसी का नॉन एग्री इनकम है मानो 3 लाख का, ठीक है, और एग्रीकल्चर इनकम है मानो 7,000 का या 10,000 का। तो इन दोनों को ऐड करके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। या फिर 3 लाख का इधर है, 1 लाख का एग्री इनकम, ज्यादा ही होता है सर, ठीक है, 3 लाख का नॉर्मल इनकम है, 1 लाख का एग्री इनकम है, तो दोनों को ऐड करके टैक्स कैलकुलेट करो, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप करो, सेकेंड स्टेप टैक्स ऑन एग्री प्लस बेसिक लिमिट। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एग्री में मानो आपने 1 लाख इनकम किया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्लस आपका बेसिक लिमिट मानो 2,50,000 है ना, 2,50,000 प्लस 1 लाख, फिर उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप आएगा, लिख रहे हो ना, थर्ड स्टेप में क्या है, टैक्स पेबल बाय एसएससी। ये जो स्टेप 1 का हिसाब आएगा और ये जो स्टेप 2 का हिसाब आएगा, स्टेप 1 से स्टेप 2 को माइनस करेंगे। फिर उसके साथ अगर इनकम 50 लाख क्रॉस करेगा तो 60 चार्ज लगाएंगे, और अगर इनकम 7 लाख के नीचे है या 5 लाख के नीचे है तो रिबेट लगाएं, इफ एप्लीकेबल। अच्छा, अगर 7 लाख या 5 लाख के नीचे भी नहीं है और 50 लाख के नीचे है, 50 लाख के ऊपर नहीं, तो फिर रिबेट भी नहीं आएगा, सरचार्ज भी नहीं आएगा। माने मिडिल इनकम ग्रुप के लिए नहीं होता बेसिकली, ठीक है। लोअर इनकम को रिबेट मिलता है और हायर इनकम को सरचार्ज देना होता है। मिडिल इनकम के लिए ना तो सरचार्ज आएगा ना तो रिबेट आएगा। और उसके साथ स्टेप 5, फिर जो भी आएगा उसमें एजुकेशन सेस 4% या हेल्थ एंड एजुकेशन 4% ऐड करो। फिर अगर कुछ टैक्स होगा तो देना है, नहीं तो नहीं देना। अगर रिबेट मिल जाता है तो फिर टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो डोंट वरी, मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए सब कोई, प्लीज मुझे बताओ सर। नेक्स्ट क्लास हाँ हम, सर, तीन हाँ, बोल सर তিন बोल। পর্যন্ত তিনটে স্টেপ হয়েছে স্যার, আর দুটো বাকি আছে, লিখে अच्छा নিচ্ছি। लेक 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 হ্যাঁ স্যার। लेक আমি वेट করছি। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स क्या करेंगे सर, बेसिक रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट मैटर था मैंने लिखा भी दिया, बता भी दिया। अब नेक्स्ट क्लास बेसिक रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें जिसका बेसिक, अब उसको करते करते अगर कोई पॉइंट में कोई प्रोविजन बताना होगा तो बताएंगे, नहीं तो सिर्फ प्रैक्टिस करें। अब बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा
तो फिर ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स में धीरे धीरे आइडिया भी आ जाएगा और एडवांस लेवल में और भी जितना जाएंगे मजा आएगा सर। ठीक है, तो इस तरह से इनकम टैक्स आगे बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास आ जाना सर ऑफलाइन में, हम लोग मंगलवार मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे को इनकम टैक्स के लिए। आज इतना ही है, फिर लेखा होएगा सर? है सर। है सर। डन, ओके सर, तो फिर बाय सर, टाटा। है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, ऐसा ओके सर, बाय सर, बाय सर। बाय सर।